ये दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पे मुस्कान होगी। ईश्वर यूं ही आपके चेहरों पे मुस्कान को बनाए रखे। तो हम लोग एमपीपीएससी प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अकबर पे आधारित है। और जैसा कि बार बार बताया गया था कि अब अकबर जो है वो प्री और मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करेंगे कि हम इसको पूरा एब्जॉर्ब कर पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ। और एक मतलब पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो सही हो ही हमारे, लेकिन हम इसके एग्जाम्पल्स का प्रयोग एथिक्स में भी कर पाएँ। और इंटरव्यू में भी अगर कोई काम होता है तो हम इसे घुमा फिरा के जो है इसकी बातों को बता पाएँ। तो एक बड़े ही बृहत दृष्टिकोण के साथ में हम आज अखबार में प्रवेश करेंगे, समझेंगे। कोशिश पूरी यह रहेगी कि आप इसको याद भी कर पाएँ, आपका यहीं पे सारा काम हो जाए, आपको इसके उपरांत जो है वो अन्य प्रकार की चीज़ों को देखने की आवश्यकता ना हो, पढ़ने की आवश्यकता ना हो। और याद कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए तसल्ली के साथ बैठें, कान में एयरफोन लगा लें और जो है वो शांति से इस लेक्चर का आनंद लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, दो बंदे इस लेक्चर को देखने वाले हैं। पहला तो ये कि जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उन्हें तो पैटर्न पूरा पता है कि मैं इसी प्रकार जो है वो मुरारी बाबू की कथा की तरह बोलने वाला हूँ और आप लोग सिनोनिम्स बनाने वाले हैं, नोट्स बनाने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ऑब्वियसली बात जो मतलब एक तरह से पूर्ण रूप से समर्पित है पीएससी को, और जो है वो मेंस में और प्री में तैयारी में लगे हुए हैं, लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं। दूसरे वह बंदे देखेंगे जो इस लेक्चर को आज पहली बार देखेंगे। तो पहली बार देखने वालों के लिए ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कठिनाईपूर्ण हो सकता है। तो उन्हें करना इतना है बस कि वो इसे सुने। और ये मुझे आशा है और शायद मेरा विश्वास भी है कि ये जो है अगर आप 2 बार पूरा सुन लेते हैं तो आपको ये पूरा अकबर याद हो जाएगा। मुँह जुबानी इसका सारा मैटर, सारे कॉन्सेप्ट, सारा परिवार, जितने भी इसके काम की चीज़ें हैं वो आपको सारी याद होंगी और आप जो है वो पेपर में उसे हैंडल कर पाएंगे। ठीक। और जो नोट्स बनाने की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में पोस्ट वाले बंदे हैं। उनकी अनिवार्यता क्या है कि उन्हें पोस्ट चाहिए, इसलिए वो जो है वो करने वाले हैं। और ये बाकी जो है वो कांस्टेबल, एसआई वगैरह के हैं जो सिर्फ सुनेंगे और समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें मेंस लिखना है, तुम्हें प्रॉपर नोट्स बनाना है। तो लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। अखबार पढ़ने वाले हैं, जो नए वाले बंदे हैं वो सिर्फ सुने, क्योंकि वो नोट्स बनाने के इच्छुक रहते नहीं हैं, तो वो सिर्फ सुने। दूसरी बार सुनने में आपको ये पूरा याद होगा, बात खत्म। जो हम लगातार मुझसे जुड़े हुए बंदे हैं उन्हें नोट्स बनाना है, क्योंकि हम पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। प्री, हिंदी, इंग्लिश तीनों प्रकार की वेराइटी के बच्चे देखने वाले हैं। एक ही लेक्चर है। प्री वाले प्री का मटेरियल लेने वाले हैं, मेंस वाले मेंस का ओवरऑल लेने वाले हैं, इंटरव्यू वाले नॉलेज लेने वाले हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले दोनों प्रकार के बंदे अपने अपने नोट्स तैयार करने वाले हैं। तो हमने इसको आप इससे पहले पढ़ लिया था आप लोगों ने, जिससे होगा ये कि आप जल्दी से कवर कर पाएंगे। लेक्चर हो सकता है 2 घंटे का बने, 1 घंटे का बने या 3 घंटे का बने, पर आज अखबार जो है वो आप हैं और अखबार है। तो ठीक, सबसे पहले आप अपनी कॉपी का एक सफ़ेद पेज खोल लें और उस पेज पे एमपीपीएससी प्री और मेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेडिंग आप डालना चाहें डाल लें, अखबार लिख लें उस पर। और उसमें बीच में एक लाइन खींच लें, बीच में एक लाइन खींच लें और एक साइड लिख दें प्री, प्रारंभिक परीक्षा, और एक साइड लिख दें मुख्य, मेंस, मुख्य परीक्षा। होगा क्या कि मैं जो भी आपको नॉलेज देने वाला हूँ मैं बताता चलूंगा साथ में ये कि प्री के अकॉर्डिंग है। तो प्री में आप सीधा लाइन बाय लाइन उसे लिखते चलें। और जो मेंस के अकॉर्डिंग रहेंगे उसमें क्या रहेंगे, कॉन्सेप्ट रहेंगे, अवधारणाएं रहेंगी, विचार रहेंगे। तो मैं उसका आपको क्वेश्चन बनवाऊंगा और उसके बाद में उसका आंसर समझाने की कोशिश करूंगा, उस आंसर को लिखवाऊंगा। तो ऐसे करके 2 या 3 पेज बनेंगे और आपका काम होगा। तो एक बड़े से विशाल से पेज में आपके जो भी रजिस्टर है जिसमें आप हिस्ट्री लिखते हैं, होमवर्क सेंड करते हैं, उसमें लाइन खींच ले, एक साइड लिख लें प्री, ऊपर तो अखबार ही, एक साइड लिख लें मेंस। और हम कोशिश करते हैं, और मैं जो हूँ वो सारी व्यवस्थाएं जमा चुका हूँ, अब मैं आपको शुरू कर सकता हूँ कि हम अखबार को जो है वो पढ़ रहे हैं। सारा मटेरियल जो है वो आसपास में खुला है, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अकबर के जन्म के साथ में। अकबर का जन्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो है स्थिति है इसके जन्म की। मतलब एक मैटर करता है डेट वाला, कि एक तो इससे संबंधित डेटों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि काम इतने महत्वपूर्ण है, इतने ज़्यादा है, इतने बेहतरीन है, उन डेटों के आधार पर क्वेश्चन प्री में बन सकता है। दूसरा, उन्हीं कामों की जो अवधारणाएं हैं जिन्होंने समाज को परिवर्तित कर दिया, धार्मिक सहिष्णुता ला दी, विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी, इसलिए मेंस का कॉन्सेप्ट बनने लगता है। तो आपने जो लाइन खींची है उस टाइम सबसे पहले आपने प्री डाला है, मतलब लाइन खींच के एक साइड प्री एक साइड मेंस। तो प्री वाले में सबसे पहले लिखें इसका जन्म। तो इसका जो जन्म है वो तारीख है आपकी 1542, 15 अक्टूबर। अलग अलग जगह अलग अलग तारीख बताई जाती है, कोई 23 दिसंबर सितंबर बताता है, लेकिन हम 15 अक्टूबर मान के चलेंगे। 15 अक्टूबर जब दीपावली के आसपास का समय और अकबर का जन्म होता है।
15 अक्टूबर 1542। 1542 आपको याद करने में दिक्कत आएगा, इसलिए 1 और 5 को डिब्बे में बंद करें और उसके नीचे लिख लें 6। ठीक, वो फिर क्या है 42 माने 42, तो 4 और 2 को डिब्बे में बंद करें, गोले में बंद करें और उसके नीचे लिख लें 6। तो 1 और 5 का जोड़ा भी 6 बनाता है और 4 और 2 का जोड़ा भी 6 बनाता है। तो आपको ये क्या याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी, आपको अब सीधा ये याद रहेगा जीवन भर। 15 अक्टूबर दीपावली के आसपास 1542 को अकबर जैसी महान हस्ती का जन्म होता है। जन्म की कथा ये है कि हुमायूं जो है निर्वासित जीवन व्यतीत करता है और शेर शाह सूरी के दिल्ली पर आगरा पर कब्जा हो जाने के उपरांत शेर जो हुमायूं है वो अफगानिस्तान के काबुल कंदार क्षेत्र में निर्वासित जीवन व्यतीत करता है और वहीं पे हमीदा बानो बेगम जिस गुरु जिसके यहाँ ये रहता है उसी की लड़की हमीदा बानो बेगम से इसका निकाह होता है, शादी होती है और उसी के द्वारा उसी से उसका पुत्र उत्पन्न होता है, बच्चा उत्पन्न होता है जिसका नाम अकबर होता है। तो प्रारंभिक बहुत सारी कहानियां भी हैं कि जिस अकबर को जो है वो चलती तोप के आगे रख दिया गया था और हुमायूं को ब्लैकमेल किया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर तुम परेशान करोगे और बार बार घुसपैठ करोगे तो हम अकबर को मार देंगे। तो ऐसी कुछ करके कहानियां चलती है, लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो शुरू से मतलब बंदा साहसी और वीर रहा है अकबर भी। तो अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542। आपको सिर्फ इतना शब्द लिखना था 15 अक्टूबर 1542 बराबर अकबर का जन्म। प्री वाली लाइन है, पहली लाइन है ये। और इसका जो जन्म का स्थान है तो वो स्थान क्या है आपका, ये एक्चुअल में मैटर कहाँ का चलता है, पूरा पाकिस्तान का। पंजाब 2 क्षेत्रों में विभक्त है, एक तो पंजाब हमारा वाला पंजाब, एक पाकिस्तान वाला पंजाब। तो ये सारा काम चलता है पंजाब वाले पाकिस्तान में, क्योंकि निर्वासित जीवन उधर ही हुआ था इसका। दिल्ली आगरा पे रहता तो मार ही देता ऐसे शेर शाह सूरी, तो ये भाग के कहाँ जाता है उस वाले पंजाब में। तो पंजाब में इसका जन्म होता है और इसकी प्रारंभिक रूप से इसका पालन पोषण अकबर का कहाँ होता है, वो होता है आपका अमरकोट में। अमरकोट के राजा हैं बीरसाल, वो हुमायूं से पहचान में रिश्तेदारी में दोस्त में निकलते हैं, क्योंकि हुमायूं के भाई वगैरह भी उधर रहते थे। तो उनके यहाँ पे ये हमीदा बानो बेगम और अकबर को रखवा देता है 2 से 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। और उसके बाद ये इधर आके पुनः युद्ध करता है हुमायूं और शेर शाह सूरी को मारता है और कहानी आगे बढ़ती है। तो हमीदा बानो बेगम और हुमायूं पति पत्नी, इनका लड़का हुआ अकबर। कहाँ पे हुआ, पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब। और जगह कौन सी है आपकी, अमरकोट। तो अमरकोट एक्चुअल में ये आपने नाम सुने होंगे, पठानकोट एयरबेस स्ट्राइक हुई थी जो। अमरकोट अकबर का जन्म। एक है मीटन कोट भी पाकिस्तान की एक जगह है और सिंधु और चिनाब का यहाँ पे संगम होता है और बहुत ही फेमस जगह है, प्री में आपके कभी भी दोबारा आपको दिख सकती है। तो ये आपका जो है वो अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ पे जन्म होता है। तो ये इसका जन्म हुआ और स्थान भी निर्धारित हो चुका है, तो लिख लें आप स्थान बराबर अमरकोट, राजा बीरसाल। यहीं से एक मेंस का क्वेश्चन निकल के आता है कि अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी उसके आधार क्या क्या थे। तो आपने जो मेंस का एक लाइन खींच के जो आपने मेंस का कॉन्सेप्ट बनाया है उस पर लिख लें। प्रश्न कभी भी बन सकता है कि अकबर की सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं, या अकबर की सहिष्णुता की नीति को वर्तमान समय में किस प्रकार प्रासंगिक बनाया जा सकता है, या अकबर की सहिष्णुता। ठीक इस लाइन का हम उपयोग करेंगे मेंस वाली लाइनों में कि एक्चुअल में हिंदू राजा के यहाँ जन्म होने के उपरांत इसका प्रारंभिक लालन पालन जो होता है वो 5 से 3 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र तक ही एक राजपूत घराने में रहता है। तो इसमें वो इस प्रकार के संस्कार आ जाते हैं जिसके कारण इसकी नीति सहिष्णुतावादी रहती है, आपसी मेल मिलाप की रहती है और इसके अंदर कहीं ना कहीं राजपूतों में अपनत्व की भावना आ जाती है। तो इसका उपयोग हम करेंगे मेंस के क्वेश्चनों में, लेकिन हमने ये लाइन यहाँ से उठा ली और मेंस में डाल ली है। तो आप पहली बात तो समझ चुके हैं। 15 अक्टूबर को दीपावली के आसपास 6 मतलब 1542 को अकबर अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ होता है। कहानी आगे बढ़ती है। अब दूसरा निकल के आता है 1556 में अकबर का राज्याभिषेक। तो कहानी होती यह है कि हुमायूं लड़ता है दिल्ली के लिए और हुमायूं जो है वो बीच युद्ध में, अरे दिल्ली के लिए नहीं, हुमायूं का वो राजबाज वाला काम, अंधविश्वास में विश्वास, ग्रह नक्षत्रों में विश्वास और जो है वो सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हो जाना, निधन हो जाना, गलत बोल दिया मैंने, बाहर चला गया। हुमायूं जो है वो युद्ध में कहीं ना कहीं मारा जाता है। तो स्थिति सॉरी वही बात सही है, जो है एक मुगल बादशाह जो है वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अपने अंतिम समय में भी लड़खड़ाते हुए मरता है, लैंडपुल द्वारा कह दिया जाता है। और हुमायूं सीढ़ियों से गिर के बड़े बड़े झोला झंगा टाइप के कपड़े पहनता है, ग्रह बदल के, कपड़े बदल के, और सीढ़ियों से गिरते हुए मर जाता है। उस समय अकबर रहता है पंजाब के कालानौर के मैदान में लड़ता हुआ। तो स्थिति ये होती है कि जैसे ही हुमायूं मरता है तो गद्दी के लिए बहुत लोग उत्पन्न हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो बैरम खां की यहाँ पे बात आती है, वो बीच युद्ध के मैदान में कालानौर पंजाब में
एक ईंटों का एक सिंहासन बनाता है और अकबर का राज्याभिषेक कर देता है कि आज से दिल्ली सल्तनत के, मुगलिया सल्तनत के, भारत सल्तनत के जो उत्तराधिकारी है, जो बादशाह है, जो पादशाह है, वो कौन है? अकबर है। और वहीं पे अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है। अकबर, औरंगजेब, शिवाजी, ये महान बंदे हुए हैं जिनके सबके राज्याभिषेक एक बार मैदान में हुए हैं। फिर बाद में इनको जो है वो राज तिलक महल में किया जाता है। तो ये जो है इसका कालानौर में राज्याभिषेक हो जाता है। तो तारीख आपको याद रखें कि ये तारीख है आपकी 14 फरवरी 1500। अकबर के राज्याभिषेक मतलब 13 साल की उम्र में जो है इसको राज दे दिया जाता है। आपकी अकबर का राज्याभिषेक 1556 में इसका अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां के द्वारा कालानौर के मैदान में कर दिया जाता है। और यहीं से दूसरी कहानी होने लगती है शुरू के। अब उसे कालानौर के बाद आना है दिल्ली, और दिल्ली में स्वागत करता है इसका कौन? हेमू विक्रमादित्य। तो हमें याद आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध सबको पता है 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर जीतेगा, मुगल सल्तनत की स्थापना होगी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ से आता है और अकबर और हेमू विक्रमादित्य के मध्य होता है। तो पहले कहानी आप जान लें, कॉन्सेप्ट जान लें। हेमू विक्रमादित्य एक महान, एक ग्रेट पर्सनालिटी था और ये नमक बेचने वाला बंदा था, लेकिन इसकी दुकान पे इतनी भीड़ हुआ करती थी कि जो है उस समय दिल्ली, आगरा में जो शासक था वो इसे, आदिल शाह नामक व्यक्ति था, वो इसे देख के प्रभावित हुआ कि यार जब ये व्यापार इतना अच्छा कर सकता है तो ये मैनेजमेंट कितना अच्छा करेगा। वो इसे उठा लेता है और पद पे बढ़ते 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 हेमू जो है वो उच्च पद तक पहुंच जाता है और उस समय के लगभग 22 राजाओं को हरा देता है। तो इसे विक्रमादित्य की उपाधि दे दी जाती है और फ्री हैंड हो जाता है ये। और फिर जो है ये दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बाद अकबर आने से पहले दिल्ली पे काबिज हो जाता है। तो इसको तो सत्ता बचाना था और अकबर को सत्ता हथियाना था। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये दिल्ली से आगे बढ़ के पानीपत में पहुंच जाता है और अकबर तो पंजाब से उधर से आ ही रहा था। पानीपत, सोनीपत, ये हरियाणा में जगह है। पानीपत एक विशाल मैदान है, आसपास नदी है जिससे सेनाएं डेरा जमा लेती हैं। विशाल मैदान है, दिल्ली के पास है, तो सारे युद्ध जो है वो बड़े बड़े यहीं पे होना है। तो दोनों की सेना चालू होती है और कहानी ये चलती है कि हेमू विक्रमादित्य पूरा जो है वो लोहे के अस्त्र शस्त्रों से जड़ा हुआ था। सेना बेहतरीन थी इसकी। अकबर के पास व्यक्ति भी कम थे, लेकिन बाबा खान, बैरम खां का दिमाग चलता है और वो अफगानिस्तान से मंगाता है किन बंदों को? निशानेबाजों को, जो तीर चला सकते थे। तो उनसे वो टारगेट करने को बोलता है कि आपको कैसे भी करके हेमू की आंखों में मार देना है, क्योंकि वो पूरा जो है वो कहीं ना कहीं लोहे से जकड़ा हुआ है। तो हाथी पे बैठा था, ये लोग लड़ाई करते हैं और उसकी आंख में जो है वो तीर मार दिया जाता है। युद्ध जबकि हेमू जीतने वाला था, लेकिन जैसे ही आंख में तीर मारा जाता है तो हेमू हाथी से गिर जाता है। सेना में अफरा तफरी मच जाती है और हेमू को अकबर के सामने खड़ा कर दिया जाता है लाके। अकबर से बोला जाता है कि ये तलवार है, आप इसकी गर्दन उड़ा दो। लेकिन अकबर उस समय मात्र 14 साल का बच्चा, तो आप समझ सकते हैं 14 साल का बच्चा आपको अकेले कमरे में ना सोने दें घर वाले, उससे तलवार हाथ में दे देता है बैरम खां के, इसकी उड़ा दो, तो वो डर जाता है, तलवार फेंक देता है कि नहीं जो है वो मैं घायल को नहीं मारूंगा। सैनिकों की दीवार बनाई जाती है, बैरम खां गर्दन काट देता है, गर्दन के ऊपर, तलवार के ऊपर गर्दन को रख के लहरा देता है कि जो है वो अकबर ने ये काम कर दिया। गाजी की उपाधि अकबर भी ले लेता है बाबर की तरह और कहानी आगे बढ़ती है। और अकबर जो है वो आपका पानीपत का, हमने 1556 वाला युद्ध करवा दिया। अकबर दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का बादशाह बन चुका है। तो डेट मात्र आपके पास अभी दो आई हैं। सबसे पहले 1542 पैदा होना, दूसरा 1556 आपका राज्याभिषेक, और जो है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। 76 में हम हल्दी घाटी करेंगे, लेकिन उससे पहले की बात अगर करें तो होता क्या है कि 56 में ऑब्वियसली बात बैरम खां के संरक्षण में, नेतृत्व में बना है बंदा, तो बैरम खां की चलेगी। और बैरम खां जो है उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हर मामलों में जो है वो अकबर पे काबू कर लेता है और उसको जो है वो सलाह भी देता है अच्छी बुरी सब प्रकार की, और उससे काम कराता चलता है। 2 से 3 साल गुजरते हैं, 4 साल गुजरते हैं, तो 14 के बाद 18 साल का बंदा होता है अकबर। जवानी का जोश और थोड़ी सी खुद की लालसा, उत्कांक्षा। बैरम खां भी जो है संरक्षक अच्छा था, वो उसे अब्दुल लतीफ से भी मिलवाता है कि ये आपके गुरु हैं और तुम इनका आशीर्वाद लो, ये तुम्हें शिक्षा देंगे। तो अब्दुल लतीफ उसे धार्मिक मामलों की भी, आध्यात्मिक मामलों की भी, संस्कृति की भी, अस्त्र शस्त्र सबकी शिक्षा देते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई संबंध में वो बातें रह जाती हैं। तो अकबर मूल रूप से अनपढ़ था, प्री का फैक्ट, और अब्दुल लतीफ इसके गुरु हुए हैं। पानीपत के युद्ध की आपने तारीख डाल ही ली है, बैरम खां इसके संरक्षक है, तो फालतू की बातें तुम्हें याद ही है। प्री वाले मैटर में सब कुछ चल रहा है, मेंस पे भी हम आए नहीं हैं, और जो है वो अब्दुल लतीफ से भी हम मिल चुके हैं। अब आगे निकल के आती है बात, तो 15 से 60 तक जो है वो अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहता है। अब बैरम खां को भेजा जाता है कहाँ? आगरा। और आगरा में जो है वो आसपास कहीं भी भेजा जाता है शिकार के बहाने, और उस समय अकबर पूरा प्रशासन, पूरा शासन अपने आप में कैप्चर कर लेता है। बैरम खां जब वापस आता है तो अकबर उन्हें खुले शब्दों में बोल देता है कि या तो आप जो है वो चंदेरी का शासन ले लीजिए और आप फ्री हैंड चंदेरी का शासन कीजिए,
या फिर आप जो है वो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका निभाइए और मुझे सिर्फ सलाह देने का काम करें, सिर्फ सुरक्षा सलाहकार, बीच में ज़्यादा ना बोले। दूसरी बात, या फिर आप मक्का की यात्रा पे चले जाएं। तो बैरम खां जो है बड़ा एवं विशाल पद था, तो उसे लगता था कि यार मैं चुप बैठ नहीं पाऊंगा तो मैं मक्का चला जाता हूँ। तो वो गुजरात होते हुए मक्का जाता है, समुद्र पार करना पड़ेगा। तो गुजरात में जो है वो पाठन नामक स्थान पर मुबारक खां उसे मार देता है। तो अकबर को दुख होता है और मुबारक खां के पिता को बैरम खां ने मारा था, इसलिए वो मारता है इसको। तो उसकी हत्या के उपरांत अकबर को ऑब्वियसली बात दुख होना है, तो उसकी जो पत्नी रहती है बैरम खां की, उसको वो अपना लेता है। ठीक, उसकी पत्नी को वो अपना लेता है और उसका एक लड़का भी आता है साथ में, जिसका नाम क्या है, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसकी पत्नी को वो अपनाता है। तो यहाँ से फिर दो क्वेश्चन निकल के आते हैं कि हरम दल से आप क्या समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अकबर की अनेक बीवियां थीं। सबसे पहली रुकैया थी जो 13 साल की उम्र में ही अकबर से विवाह कर लेती है, और सबसे लास्ट में हम हरकाबाई जोधाबाई का नाम भी पढ़ते हैं, और एक ये भी आपने पढ़ा सलीमा बानो। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अकबर का राजपूत स्त्रियों को मतलब हरमदल, तो हरमदल क्या कॉन्सेप्ट है, हरमदल भैया मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक स्त्रियों का समूह होता था जिसमें उनकी स्त्रियां रहती थीं। अब ये हरमदल हावी कैसे होता था कि जब स्त्रियों के गुट बन जाते थे और वो राजकाज के कार्यों में निर्णय लेने लगती थी, प्रभावित करने लगती थी, तो हरमदल हावी होने लगता था। यही कॉन्सेप्ट चलता है आपका पर्दा शासन या पेटीकोट शासन में। महामंगा, जीजी अंगा और ये 4-5 लेडीसें जो थी वो अकबर पे पूरा जो है वो काबू रखती थी, बश करती थी उसको, और उससे अपने काम कराती थी, प्रशासन के काम कराती थी। तो होता ये था, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में है। हरमदल से आप क्या समझते हैं, तो भैया मुगल काल में अकबर द्वारा, मतलब पहले भी चलते थे, लेकिन अकबर के समय में हमने हरमदल की जो है वो व्याख्या सुनी है। इसके अंतर्गत दो प्रकार से देखा जा सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक क्या था कि वह राजपूत स्त्रियां या वह अन्य मुस्लिम शासकों की बिडो, उनको अकबर संरक्षण प्रदान करता था और उन्हें राजकाज की सहायता प्रदान की जाती थी। और नेगेटिव कॉन्सेप्ट में इसको कैसे देखा जाता है कि जैसे राजाओं के भोग विलासता के लिए स्त्रियों का एक समूह एकत्रित किया जाता था और वहां पे जो है वो अपनी मनमर्जी करते थे, या फिर राजपूत स्त्रियों का अपहरण किया जाता था और वहां पे उन्हें जो है वो शोषण किया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, देह व्यापार के काम। तो इसे इसको दोनों प्रकार से देखा जा सकता है। लेकिन आप समझ चुके हैं कि हरमदल का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, कि अकबर जो है वो संरक्षण के लिए महिलाओं को वहां पे रखता था कि आपको किसी प्रकार की हानि ना हो, परेशानी ना हो। एक तो इन स्वयं की जो है 3 से 4, 5, 5, 10 बीवियां थी। इसके अलावा माता भी हो सकती हैं, पुत्री भी हो सकती हैं, सैनिकों की विधवा भी हो सकती हैं, राजपूतों की हरण स्त्रियां भी हो सकती हैं, जौहर से बचाई गई स्त्रियां भी हो सकती हैं। तो एक समूह था पूरा जिसमें महिलाएं रहती थीं और बस ससम्मान के साथ रहती थीं, और अकबर की वाइफ भी उसमें रहती थी। महामंगा उसकी जो थी वो दाई माँ थी। और कहानी आगे बढ़ती है कि आपका बैरम खां जब जाता है तो फिर महामंगा अकबर पे काबू कर लेती है और 2 साल तक पर्दा शासन या पेटीकोट शासन चलता है। तो हमने ये जाना कि 1562 में 60 से 62 आपका हरमदल चलेगा, उस टाइम ही पेटीकोट शासन चलेगा, और 62 में अकबर जो है वो हरमदल से भी मुक्ति पा लेता है। ठीक 62 में अकबर जो है, मैटर क्या निकल के आता है कि अपन पढ़ेंगे, मतलब पढ़ते पढ़ते सुनेंगे। महामंगा का लड़का जो है वो आदम खान, उसको अकबर मरवा देता है, तो महामंगा सदमे में चली जाती है और बस फिर जो है वो हरमदल का भी प्रभाव धीरे धीरे छूट जाता है। तो 60 के बाद में आपका 62 के बाद में क्या होता है, हरमदल के प्रभाव से मुक्ति। जैसे ही हरमदल से अकबर मुक्त होता है तो उसकी चेतना विकसित होती है और वो बेहतरीन बेहतरीन अच्छे काम शुरू करता है। जिसमें सबसे पहला तो उसका काम है आपका 62 में ही दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का तात्पर्य यह था कि जन्म से ही व्यक्तियों को बेच दिया जाता था कि अगर मेरा लड़का होता आप मुझे ऋण दो, अगर मेरा लड़का होता है तो वो आपकी सेवा करेगा, मेरी लड़की होती है तो वो आपकी सेवा करेगी। या फिर सीधा किसी व्यक्ति के पास जो है वो शरीर से अष्टपुष्ट है तो उसे खरीद लिया जाता था। तो दासों के वंशानुगत आजीवन या फिर लंबी दास प्रथा को समाप्त किया गया 62 में। इसके साहसिक कार्यों में आएगा ये, तो आप इसको प्री वाले पूरा मेंशन करते चले, वो मेंस पे तो चर्चा करने ही वाले हैं हम, शायद 2 लेक्चर बने। तो 62 में जो है इसको किससे मुक्ति मिलेगी आपकी, हरमदल से, और 62 में ये क्या कर देता है, दास प्रथा का अंत। 63 में तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध हटा देता है, आप तीर्थ यात्रा में जा सकते हो, किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। तासे 63 तीर्थ यात्रा। 64 में ये फिर जो क्या करता है, क्या है, जजिया की समाप्ति। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है जो गैर हिंदुओं से धार्मिक यात्राओं पर लिया जाता है, तो ये 64 में जजिया का भी हटा देता है। उसके बाद में आता है इसका 67, 6 पे 7, 67, 65, 66 और 67। 67 में है इसका मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ। तो मनसबदारी क्या है, सैन्य व्यवस्था। तो आप इस तारीख को भी लिख लें, मनसबदारी सैन्य व्यवस्था का प्रारंभ करता है। जानेंगे इसे हम मेंस के क्वेश्चनों में भी डाल लें इसे। अगला आता है 66 के बाद में 71, 71 में ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। आगरा के पास फतेहपुर सीकरी पड़ती है। हम जब भी मथुरा वृंदावन जाते हैं तो जब कार से आप जाओगे तो उस टाइम आगरा के पास 36 किलोमीटर दूरी आपको देखेगी फतेहपुर सीकरी।
प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा, बुलंद द्वार आपको मिलेगा, और फिर वहाँ पे दीवाने आम, दीवाने खास, हौज खास, रानी का महल, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की, बेहतरीन जगह है। और फतेहपुर सीकरी यहीं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और आगरा से अपनी राजधानी कहाँ पे लेके आया? फतेहपुर सीकरी में। 71 के बाद में ये 73-74 में क्या करता है? गुजरात विजय करता है, और उसके ही उपलक्ष्य में फिर ये क्या बना देता है? बुलंद दरवाजा, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। 71 में ऑब्वियसली बात, पहले फतेहपुर सीकरी नगर बसेगा, फिर 74 में उस नगर का द्वार, जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है, वो बनेगा। उसके बाद में 74 की हम बात करें, 75 फतेहपुर सीकरी के एक महल में ये इबादत खाने की स्थापना कराता है। इबादत खाना सेंस मंदिर, इबादत खाना सेंस ऐसी धार्मिक वार्तालाप की चर्चा करने का एक स्थान, तो इबादत खाना या फिर प्रार्थना का भवन, तो फतेहपुर सीकरी में आज भी वो स्थित है। तो ये आपकी बात हुई 75। फिर उसके सब लिखता है और याद करना है। फिर आता है 78। 75 के बाद होता है 76, हल्दी घाटी, राणा प्रतापपुर। तो हल्दी घाटी राजस्थान में एक जगह है। अकबर तो जाता नहीं है, अकबर किसको भेजता है? मान सिंह और आसफ खां को। उधर से लड़ने आते हैं आपके कौन? राणा प्रताप। दोनों के बीच में हल्दी घाटी के नाथद्वारा के निकट है। अगर आपने नाथद्वारा भगवान का मंदिर देखा हो तो उसी के पास में एक क्षेत्र है, मिट्टी पीली है, अगर हाथ में उठा के आप ऐसे करोगे तो आपके हाथ कैसे हो जाएंगे? पीले। तो हल्दी के रंग के होने के कारण हल्दी घाटी कहा जाता है इसे। वहां पे भीषण युद्ध होता है और राजपूतों को लड़वा कर जो है वो अकबर दूर से बैठ के देखता है। नतीजा निकलता है कि उनको निर्वासित जीवन होता है, परेशानियां उठानी पड़ती हैं, और मान सिंह जो है वो कहीं ना कहीं, अच्छी लड़ाई होती है, युद्ध अनिर्णित था लेकिन फिर भी राजपूतों को हानि होती है, मुगलों का वर्चस्व बढ़ता है। तो 1576 में हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद में 76 के बाद इसका दिमाग भी खुलता है और फिर ये सभी धर्मों को बुलाना शुरू कर देता है। 75 में सिर्फ मुस्लिम धर्म वाले बैठते थे इबादत खाने में, लेकिन 76 युद्ध, उसके बाद हृदय परिवर्तन या फिर विवादों का निपटारा नहीं हो पाना धार्मिक, 77-78 में सभी को बुला लेता है, मतलब इबादत खाने का बड़ा रूप, सभी धर्मों के अनुसार। 79 में ये चालू करता है दहसाला। 79 में दहसाला, और दहसाला से पहले आप मजहर लिख लें। तो मजहर और दहसाला ये सब 3 नंबर में भी हैं, सब 5 नंबर में भी हैं। जो बोल के समझ गया उसका तो खेल बहुत बढ़िया है, जो ना समझ पाए वो गोला बना बना के, चिन्ह बना बना के लिखता चले भैया। दूसरी बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। और मैं प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ओवरऑल की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए, ठीक। तो मजहरनामा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अकबर जो है वो भौतिक रूप से आध्यात्मिक प्रमुख बन चुका था। अब उसे निर्णय हो चुका था मजहर की घोषणा के उपरांत कि वह धर्म में भी एक विवेकशील हस्तक्षेप कर सकता था। जैसे किसी भी प्रकार के काजी मौलवा मुल्ला वगैरह अगर कोई भी धार्मिक हस्तक्षेप करते हैं और वो समय के अनुकूल नहीं है, तो अकबर उस पर एक विवेकशील निर्णय ले सकता था और सही और गलत का निर्णय कर सकता था। तो धार्मिक रूप में किसी भी प्रकार के वाद विवाद का निर्णय करने का उसके पास एक वैधानिक अधिकार आ चुका था, जिसे मजहर बोलते थे। और उसने मजहर की घोषणा कर दी कि अब मैं जो हूँ वो प्रशासनिक मामलों के साथ साथ धार्मिक मामलों में भी प्रधानता की घोषणा करता हूँ। तो ये उसका धार्मिक मैटर हुआ। और साथ में 79 में दहसाला, तो राजा टोडरमल द्वारा दहसाला का प्रारंभ किया जाता है। और दहसाला एक्चुअल में एक पूरा जानेंगे हम इसे, अभी जानेंगे 10 मिनट बाद। स्थायी बंदोबस्त का एक छोटा सा भाई से आप समझ सकते हैं। और कर निर्धारण की एक व्यवस्था है, टोडरमल ने से चालू की। सारे प्री के पेज में लिख रहा है वो, आप जैसे ही मेंस बनेगा तो मेंस में हम करने ही वाले हैं अभी। उसके बाद में 1580 साम्राज्य का बड़ा होना, विशाल होना। 1582 में दीन इलाही की स्थापना। दीन इलाही क्या है? तो ये धर्म है भैया, अकबर द्वारा चलाया गया है। मूल रूप से ये एक धार्मिक आचार संहिता थी कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। इसे धर्म एक ब्रॉड रूप में कहा जा सकता है, लेकिन इसे वास्तविक रूप में कहा जाए तो ये नियम कानूनों की एक संहिता थी, जिसमें कोशिश की जाती थी कि आप किसी भी धर्म के हों पर आप इन नियमों को अपनाएं। तो जो है वो हिंदू मुस्लिम हर लोग इससे चिढ़ते हैं और इसे धार्मिक मूर्खता कहा जाता है अकबर की। तो ये बदायूनी दारा, तो ये आगे इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, लेकिन इसका एक अच्छा विचार था, इस पर हम बात करेंगे। ये मेंस के क्वेश्चनों में आप डाल लें। लगभग 10-20 मेंस के बनेंगे, 10 बहुत से बहुत। प्री का तो सारा मसाला है ही, और जो बोला जा रहा है उसे आप पिए, सुने, समझें। 1-2 बार सुनेंगे तो आपको पूरा अकबर जो है वो दिखेगा। अगला निकल के आता है 83 में इलाही संबत। 83 में आपका इलाही संबत। तो बस इलाही संबत माने ये तो साल है, शक संबत, इलाही संबत, विक्रम संबत, तो जानते हो तुम, कैलेंडर का निर्धारण है। तो पहले इतना जो तो हो चुका है वो तो आप समझ चुके हैं। जल्दी से मैं डेट्स को रिवीजन कर देता हूँ, आप प्री वाले कॉन्सेप्ट में डेट मिला लें और लिख लें, ठीक। उसके बाद हम फिर अंदर घुस के मेंस के क्वेश्चनों को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले 1542 अकबर का जन्म 15 अक्टूबर था। तुमने 6 और 6 के जोड़े बना लिए थे याद करने के लिए। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक। 1556 में पानीपत का सेकंड बैटल। 1560 में बैरम खां का पतन, बैरम खां का संरक्षण से अकबर मुक्त। 1562 में हरमदल से अकबर की मुक्ति, मतलब इससे पहले पेटीकोट शासन था।
और 1562 में ही उसने दास प्रथा का अंत किया, 63 में तीर्थ यात्रा का अंत किया, 64 में जजिया कर की समाप्ति, उसके बाद में फिर आपका 65-66 कुछ नहीं होता है, 67 में मनसबदारी व्यवस्था का वो प्रारंभ कर देता है। हर साल काम का है, 67 67 मनसब, 67 मनसब। 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, 74 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा की स्थापना, 74 के बाद में आपका 75 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, 76 में हल्दी घाटी का युद्ध, 77 78 79 में आपका मजहर की घोषणा और दहसाला, 79 में मजहर और दहसाला, 80 में साम्राज्य का विभाजन छोड़ दो, 82 में कौन सा दीन इलाही, और आपका 83 में इलाही संबत। तो ये मुझे लगता है कि ये डेट्स आप पूरी समझ ही चुके हैं। बीच बीच में मैंने आपको अमरकोट, बीरसाल, बैरम वगैरह इन सबका मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे ही दिया है। तो ये लगभग हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो प्री का पूरा होता है। अब बचा क्या है मेंस का, और क्या क्या बचा है, जैसे अकबर के युद्ध भी बचे हैं, बहुत सारी बातें बची हैं, तो मैं करता चलता हूं और आप जो है वो आनंद के साथ सुने और समझें। सबसे पहले सबसे सरल कॉन्सेप्ट देखते हैं, अकबर के नवरत्न। मेंस वाले प्रश्न शुरू हो चुके हैं, ऊपर 5-7 लाइन छोड़ दे ताकि और भी प्रश्न आए तो आप उसी में डाल लें। और हम अब मेंस की तैयारी पे आ चुके हैं, लगभग आधे घंटा हमारा हो चुका है। तो गोला बना ले, बीच में लिख लें नवरत्न। ऑब्वियसली बात अकबर की है, और 9 के 9 बंदों के आप नाम लिख सकते हैं। ठीक, अब उन 9 बंदों पे भी गोला बनाए रखें, और मैं बोलता जाता हूँ, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को उसमें पुट करते जाएं, आपको याद होता चलेगा। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो गोला आपने बना ही लिया, एक 9 लाइन निकाल के 9 गोले बना के उनमें नाम को सजा लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं तानसेन। तो तानसेन का देखो ऐसा है कि रीवा नरेश रामचंद्र के दरबार में ये सेवाएं देता था, लेकिन रीवा पे ऑब्वियसली बात अकबर को जो है वो आक्रमण करना था। तानसेन वहां पे उसको समझ में आता है, दिखता है, अकबर की ओर से रीवा पे आक्रमण किया गया, तानसेन को कैप्चर कर लिया गया। तानसेन की ख्याति से वो परिचित भी था, और वो कह देता है कि रीवा पे हम जो है वो आधिपत्य कर रहे हैं, रीवा हमारे अंतर्गत आने वाला है, अब तो तुम हमारे साथ आके काम करो। चला जाता है, वो गा के उसे सुनाता है, तो अकबर उसे वाणी विलास कंठाभरण की उपाधि दे देता है, उसे कहता है कि यार इतना बेहतरीन तुमने कैसे, मतलब कैसे गा सकते हो, तुम कैसे सीखा तुमने। तो वो कहता है कि सर ये मेरे जो है वो गुरु एक अपार सिंधु हैं, एक विशाल सागर की तरह हैं, और मैं मात्र उनका एक छोटा सा बिंदु हूँ। अगर मुझे कुछ भी आता है तो मेरे गुरु की अपेक्षा वो एक जल का एक कण है। यही मैं मानता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी आता है तो जो है वो मेरे जो गुरु हैं वो इस लेवल पे हैं। तो वो कहता है कि चलो मिलना है उनसे। तो वो कहता है कि सर आप चल तो सकते हैं, लेकिन पहली बात तो वो राजा महाराजाओं से दूर रहते हैं, वो किसी राजा के पक्ष में ना गाते हैं, ना सुनते हैं, ना उसे देखना पसंद करते हैं। तो अकबर जो है वो एक नाई का भेष बनाकर जाता है, और तानसेन उसे अपना नाई बनाकर लेके जाता है। उससे बोल देता है कि सर आप बाबा ना करें और चेन निकाल के ना दे दें, वरना वो छिड़ जाएंगे। तो ये मथुरा वृंदावन में जाते हैं हरिदास, स्वामी हरिदास के चरणों में। हित हरिवंश जिन्हें कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की जो बांसुरी थी उसका ये अवतार है, उसका ये जीवंत रूप है, इतना सुरीला इनका कंठ है। तो तानसेन जो है वो जाता है, चरण स्पर्श करता है और बोल देता है कि जो है ये मेरे नाई हैं और आपका जो है वो हम आशीर्वाद लेने आए हैं। तो वो तो समझ जाते हैं सब कुछ, लेकिन अब ऑब्वियसली बात कुछ अलग अलग मैटर है। तो वो गाते हैं, अकबर वाह वाह कर देता है, वो समझ जाते हैं, वो थोड़े से रीझते हैं, खींचते हैं, लेकिन जो है वो मान जाते हैं। फिर अकबर अपनी बादशाहत दिखाता है, वो कहता है कि जो है वो मैं इतनी दूर आया हूँ आपसे मिलने, तो आपको कुछ मैं उपहार देना चाहता हूँ, कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। वो मना करते हैं, लेकिन वो अकबर मानता नहीं है। तो वो कह देते हैं उससे कि जो है वो हम नहाने जाते हैं वहाँ पे, वहाँ की सीढ़ी का एक जीना टूटा हुआ है, तुम उसकी मरम्मत करवा दो। अकबर जाके देखता है उस जीने को। अकबर, नॉर्मल बात, अकबर तो अकबर था, उसने मरम्मत करवा दी, पर वो जाता सामान लेके तो वो जीना जो है वो सोने का हो जाता, वो सोना लेके जाता तो वो चांदी का हो जाता, वो चांदी लेकर जाता तो हीरे का, मुक्ता, माणिक, पन्ना, उसने सारे आभूषण इकट्ठे कर दिए, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कर पाया। अकबर ने माफ़ी मांगी, उन्होंने आशीर्वाद दिया, अकबर अपने घर, तानसेन अपने घर, स्वामी हरिदास अपनी भक्ति में ली। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि अकबर की जब हम सहिष्णुता पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि वो हिंदू संतों से प्रभावित था, वो स्वामी हरिदास के चरणों में या उनका संगीत सुनने जाया करता था। इस लाइन को मैं आपको बता रहा हूँ। तो तानसेन की बात करें तो रामतनु पांडे नामक एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक बेहतरीन व्यक्ति था। रीवा के नरेश रामचंद्र के दरबार में सेवाएं देता था। अकबर उसके गान से प्रभावित था, इसलिए उसको अपने साथ रख लेता है। हरिदास का वो शिष्य था। और मृगनयनी जो राजा मानसिंह तोमर हमारे ग्वालियर वाले हैं, मानसिंह विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में है, संगीत सिखाता है। और राजा मानसिंह तोमर की जो प्रेयसी थी जिसका नाम मृगनयनी था, तो ये
जो है वो आपस में बैचमेट कहे जा सकते हैं। मान सिंह तोमर और मृगनयनी भी सीखती थी मान सिंह तोमर से, और तानसेन भी उनसे सीखा हुआ था। ठीक, और तानसेन का मित्र आप जानते ही हैं बेजू बावरा। ये सब बातें प्री में आ सकती हैं, बातें फालतू नहीं है। इसे रामायण महाभारत की कथाओं की तरह ना सुने, इसको आप प्री के अकॉर्डिंग जमाते चले। कोई भी बात मेरे मुख से निकला हुआ, कोई भी शब्द आपके लिए अचूक है, आप इसे लिखें। और जो लिखना नहीं चाहते हैं वो सिर्फ हमारे जो है वो व्यूअर्स बढ़ा रहे हैं, बकवास है, कुछ भी उनका उपयोग नहीं होगा इसका। ये मुझे पता है, मुझे याद है। जो नोट्स बनाते हैं उन्हें पोस्ट उठा लेना है, लेकिन जो सिर्फ सुन रहे हैं हाँ हाँ, तुम सिर्फ व्यूअर्स हो। तो या तो 2 या 3 बार सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग या जहन में ये स्टोरियाँ जाएंगी और फिर तुम उस पेपर को हैंडल करोगे। और जो लगातार जुड़े हुए बंदे हैं वो तो हर बात ब्रह्मवाक्य की तरह माने भैया, वो नोट्स बनाए, पेपर प्रॉपर करें काम। 2-3 बार नोट्स पढ़ोगे, अकबर साथ में घूमेगा तुम्हारे, तुम गले में हाथ डाल के पूछोगे हाँ भैया यहाँ क्या किया तुमने, ऐसा किया, चलो ठीक है टिक लगा दो। तो रामतनु पांडे की बात हो चुकी थी। तो ये बेजू बावरा जो है वो दोनों ने संगीत सीखा है हरिदास से, स्वामी हरिदास से। चंदेरी में बेजू बावरा को जो है दफना दिया जाता है, और ग्वालियर में मोहम्मद गोस के निकट जो है मोहम्मद गोस से भी सीखा है इन्होंने थोड़ा सा संगीत, तानसेन को दफना दिया जाता है। तो एक नवरत्न आप समझ चुके हैं, इतनी सारी बातें उसके आसपास लिख लें। दूसरा आता है महेशदास या बीरबल। तो महेशदास बीरबल का कॉन्सेप्ट यह है कि ये पहला बंदा था जो अपना लेता है दीन है इलाही को। ठीक, और बहुत सारी बातें आएंगी इसके बारे में, लेकिन हम समय के साथ देखेंगे, मैं भूल रहा हूँ अभी। लेकिन ये बीरबल अपना लेता है किसको, दीन इलाही को। और इसकी मृत्यु के उपरांत भी है जो अकबर को थोड़ा सा दुख होता है, देखेंगे। इसको मरवाने वाले का बंदे का नाम हम देखने वाले हैं, भूल रहा हूँ, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो कॉन्सेप्ट क्या आता है कि तीसरा बंदा नवरत्नों में अब्दुल रहीम खाने खाना। तो होता यह है कि आपका बेरम खां का लड़का था। जब बेरम खां पाटन में मारा जाता है मुबारक खां के द्वारा, तो उसकी सलीमा बानो बेगम को रख लेता है अकबर संरक्षण में, और बेरम खां को पढ़वाता है, लिखवाता है। बेरम खां उस टाइम तक समझदार भी हो चुका था, तो ये है जो संरक्षण प्राप्त करके जो है वो एक बेहतरीन व्यक्ति बन जाता है और दोहे लिखना शुरू कर देता है। तो आपको दोहा याद हो, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो क्या है इसकी आगे वाली लाइन, मुझे लिख के बताना, मैं भूल रहा हूँ। श्लेष अलंकार आपने हिंदी में अगर पढ़ा हो तो ये बेरम रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से जो ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना ही है इसका पूरा नाम। और वो वाला मुझे बताना कौन सा है, वो पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून श्लेष अलंकार वाला। तो ये खाने खाना वाला मैटर भी थोड़ा सा काम का है। इसकी भी जो है वो निर्मम रूप से हत्या होना है बाद में, लेकिन उन्होंने सेवाएं दी हैं। अबुल फजल और फेजी, तो ये दोनों थोड़े से जो है वो मतलब बेहतरीन बंदों में से एक थे। इनके पिता तो अकबर को हमेशा ही सलाह देते थे, लेकिन जब ये लड़के बड़े हुए तो उसकी बात ये भी उसी काम में लग गए। फेजी तो जो है वो अनुवादक बन जाता है, और लीलावती का अनुवाद, रजमनामा का मतलब फारसी में अनुवाद, महाभारत का, रामायण का, बेहतरीन बेहतरीन ग्रंथों को साहित्य के रूप में जो है वो काम करने लगता है। और अबुल फजल जो है वो कवि बन जाता है, और वो बेहतरीन 2 किताबों को लिखता है। एक का नाम है अकबरनामा और एक का नाम है आईन अकबरी। अकबरनामा एक्चुअल में एक किताब है विशाल, मतलब एक अलमारी है किताबों की, जिसमें 3 खंड हैं, और उसी में एक खंड में आपकी जो है वो आईन अकबरी है। तो जो है अकबरनामा आईन अकबरी। अच्छा, अब्दुल रहीम खाने खाना के पास आप एक लाइन बोल लिख लें कि इसने तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। तुझके बाबरी तुर्की भाषा की एक किताब है जो बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा, खुद के द्वारा लिखी गई कथा, तुझके बाबरी तुर्की भाषा। और अब्दुल रहीम खाने खाना उसे परिवर्तित कर देते हैं फारसी भाषा में, और उसका नाम क्या कर देते हैं, बाबरनामा। बाबरनामा तो वो खाने खाना। अबुल फजल जो है वो आपका आईन अकबरी और अकबरनामा इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ जाता है। ये 3 से 4 बनते। फैजी आपका लीलावती वाला है ही। अच्छा बताओ, लीलावती एक्चुअल में गणित की किताबें लिखी किसने है, भास्कराचार्य ने लिखी है या किसने लिखी है, मैं भूल रहा हूँ। उसके बाद में मुल्ला 2 प्याजा वगैरह ये तो सब हंसी मजाक के काम है। हकीम मुकाम जो खाना वाना बनाने वाला था। मान सिंह तो आप जानते हैं, मान सिंह पे हम चर्चा कर सकते हैं, है कौन ये, तो कछवाहों का एक शासन था जिसका नाम था भारमल। भारमल की एक लड़की हुई है जिसका नाम है हरका भाई, और हरका बाई को ही हम गलत रूप से जोधाबाई के नाम से जानते हैं। हरका बाई का विवाह हम किससे कराने वाले हैं, अकबर से। जोधा अकबर वाला कॉन्सेप्ट बनाना है हमें। और इसी का भारमल का ही दूसरा एक लड़का था जिसका नाम क्या था, भगवान दास। भारमल सबसे पहली पीढ़ी, उसके 2 लड़के लड़की हुए, एक भगवान दास और एक हरका बाई। हरका बाई बनी जोधाबाई, उसका लड़का हो जाएगा सलीम, छोड़ो उसको। और भगवान दास जो है इसका लड़का होगा कौन, मान सिंह। इसका लड़का कौन है, मान सिंह। और मान सिंह की बहन कौन है, मान बाई। मान बाई का विवाह हम कराने वाले हैं सलीम से, ठीक, सलीम से। तो वो उधर चलेगा, छोड़ो उस बात को। लेकिन अभी हमारे लिए मान सिंह क्यों काम का है, क्योंकि 1576 के युद्ध में
मान सिंह ही जो है वो घोड़े पे और हाथी पे बैठ के जाता है और किससे लड़ता है? महाराणा प्रताप से। किसके नाम पे लड़ता है? अकबर के नाम पे। तो इसी के साथ एक नया उत्पन्न होता है क्वेश्चन कि भैया मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर की राजपूत नीति से आप क्या समझते हैं? अकबर की राजपूत नीति से आप क्या समझते हैं? तो प्री की इतनी सारी बातें हो चुकी हैं लगभग। अब जैसे जैसे मटेरियल आता जाएगा प्री का, आप प्री में नोट करते जाएं। हम मेंस की कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन को उठा के सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि अकबर की राजपूत नीति से आप क्या समझते हैं और अकबर की सुलह कुल की नीति से आप क्या समझते हैं। मैं आपको बता दूं, इतना विशाल है ये अकबर कि मैं भड़बड़ाने की मतलब कहाँ से मैं इसमें घुस जाऊं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कहाँ से मैं उस तालाब के उसको निकाल दूं। और कोशिश ये करना है आपको कि आप तालाब के निकट ऐसे बैठे रहें और चुपचाप पीते चलें। पानी वेस्ट होगा, ज्ञान वेस्ट होगा, निकल जाएगा सब कुछ। तो आप जो है वो बिल्कुल पास में बैठे रहें और चुपचाप पीते चलें, साथ में नोट्स रखें, कान में ईयरफोन लगे। जो प्री का बोले उसे प्री में नोट्स करें, जो मेंस का बोले उसे मेन में नोट करें। ठीक, जो नोट्स बनाएगा वो तो ऑब्वियसली बात जानता ही है पोस्ट की तैयारी, वरना आने जाने वाले बंदों से तो हमें वैसे भी मतलब कम है। तो राजपूत नीति कॉन्सेप्ट ये था कि अकबर को विशाल साम्राज्य पे अकबर ने मतलब हुमायूं की मृत्यु के उपरांत अकबर ये तो समझ चुका था कि भारत जैसे विशाल साम्राज्य पर राज करने के लिए या विशाल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए मुझे जो है वो आंतरिक स्तर पर और बाह्य स्तर पर एक बहुत ही मजबूत, विश्वसनीय और साहसी लोगों की आवश्यकता है। बाबर बेहतरीन लड़ाका था, बहुत बढ़िया साम्राज्य जीता, लेकिन उसको बचा नहीं पाया। हुमायूं इतना ज़्यादा साम्राज्य मिला कि वो उसको ही नहीं बचा पाया। लेकिन अकबर के सामने क्या जिम्मेदारी या चुनौती थी? एक तो साम्राज्य को बड़ा करना, क्योंकि पिट चुका था ये तो जो है वो 14 साल की उम्र में हेमू ने इसे बहुत मारा था। तो सबसे पहले तो साम्राज्य पे आना, उसके बाद में उसे विशाल साम्राज्य को बनाना और उसके बाद में उसको लगातार बनाए रखना। तो इसने जो है वो तलवारों पर तिलक करने वाली एक महत्वपूर्ण कौम, राजपूतों का संरक्षण, राजपूतों से संबंध और राजपूतों के प्रति इसने जो है वो चाल खेलना शुरू कर दिया। कहानी ये शुरू होती है कि अकबर की राजपूत नीति से आप क्या समझते हैं। तो इंट्रो में आप बता सकते हैं कि अकबर एक दूरदर्शी शासक था और वह समझ चुका था कि भारत जैसे विशाल साम्राज्य पर सत्ता स्थापित करने के लिए मुझे साहसी, वीर और विश्वसनीय योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अकबर की राजपूत नीति का हम वर्णन कर सकते हैं। 11 में आएगा, 6 में आए तो छोटा कर ही लेंगे। राजपूत नीति तो हो क्या सकता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि राजपूत नीति के परिणाम भी होंगे कुछ ना कुछ। राजपूत नीति क्या थी? तो राजपूत नीति के अंतर्गत ये 4 बातें करता था। या तो आप जो है वो आधीनता स्वीकार कर लो, नंबर 1 आधीनता स्वीकार कराना। नंबर 2 अभयदान देना, अभयदान नहीं, पहले वैवाहिक संबंध, विश्वास बनाने के लिए। या तो सीधा मैं जाऊं और बोल दूं कि यार देखो मैं ही मैं हूं, तुम मेरी बात मानो। अगर तुमने बोल दिया हाँ, बात खत्म, आधीनता स्वीकार करना। दूसरी बात वैवाहिक संबंध स्थापित करना। अब तुम बोलोगे कि कैसे मान ले, तुम कौन, हम ये वो तो तुम फिर वो बोलेगा, या फिर तुम ही बोलोगे कि काम करो हम संबंध स्थापित कर लें, राखी तागा भाई बहन बन जाएं, या फिर तुम हमारे जो है वो विवाह करो किसी से, या फिर हम विवाह करें तुम्हारे किसी से। तो विवाह एक तो सामान्य हुआ जिसमें आधीनता स्वीकार करना, दूसरा विवाह संबंध। तीसरा निकल के आता है युद्ध, तुम भी मैदान में हम भी मैदान में, जो जीतेगा उसका शासन, ठीक। और चौथा आता है अभयदान। अभयदान क्या है कि युद्ध के बाद भी तुम मरना पसंद करोगे, या फिर एक जो है वो अब अगर तुम माफी मांग के शासन करना चाहते हो तो अब कर लो, लेकिन अधीनता तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तो अकबर की राजपूत नीति के 4 तत्व हैं। क्वेश्चन आपने बना ही लिया, इंट्रो आप समझ ही चुके हैं कि भारत में विशाल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए एक साहसी, वीर एवं विश्वसनीय कौम की आवश्यकता थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अफगानियों का भय था, उज्बेकों का भय था, आंतरिक परिवार की कलह थी, विद्रोह अस्त व्यस्त होने लगे थे। तो उसने जो है वो राजपूतों का संबंध स्थापित किए। ये राजपूत नीति का आधार था। तत्व क्या कहें? 4 प्रकार के तत्व इंग्रीडियंट्स हैं। विवाह कर लो, समझौता कर लो, आधिपत्य स्वीकार कर लो या युद्ध कर लो, 4 तत्व। अब ऑब्वियसली बात है, जैसे विवाह तो भारमल की पुत्री हरकाबाई का विवाह कराएंगे, मानसिंह की बहन का हम विवाह करवा देंगे। दूसरा आप समझे कि युद्ध, ऑब्वियसली बात चित्तौड़ महाराणा प्रताप पूरी फैमिली लड़ेगी, ठीक। अभयदान जो हारा वो संरक्षण में आ गया, जैसे बहुत हैं आपके बाज बहादुर टाइप के व्यक्ति भी आएंगे, और भी आएंगे राजस्थान के, भूल रहा हूं मैं। और अभयदान युद्ध 4 पैटर्न में चलेगा। परिणाम की अब हम तो कॉन्सेप्ट इन्हीं में 4 में जम जाता है। परिणाम की अगर हम बात करें तो मैं आपको परिणाम बता दूं क्या होता है कि पहली बात तो उसे विश्वसनीय लोग मिलेंगे। अच्छा, उसने किया क्यों?
ये तो मैंने तथ्य बता दिया। उसने किया क्यों, तो किया क्या, क्या कारण था कि सबसे पहले तो उसे विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए राजस्थान, राजपूताना की एक भौगोलिक स्थिति का लाभ लेना था। तुम राजस्थान जब तक नहीं जीतोगे, तुम महाराष्ट्र कैसे जीतोगे, तुम समुद्र पे कैसे आओगे। तो विशाल साम्राज्य की स्थापना में राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, फिर राजपूतों का शौर्य एवं साहस, फिर दक्षिण विजय का उसका सपना, फिर अकबर की महत्वाकांक्षा, तो उसके लूटने के, जीतने के अनेक प्रकार के उसके कारण थे। तो कारण ये थे, आप एक बार लिख लें इनको। जैसे अकबर का मुगल अमीरों पर अधिक आश्रित ना होना, अकबर का मुगल अमीरों पर, मुगलिया सल्तनत के जो अमीर थे उन पर अधिक आश्रित नहीं होना चाहता था, वो एक नई फौज तैयार करना चाहता था। राजपूतों के चारित्रिक गुणों से अकबर प्रभावित था, राजपूतों के चारित्रिक शौर्य, गुण, साहस। इसके अलावा साम्राज्य विस्तार में की महत्वाकांक्षा, भारतीयों का विश्वास, अल्प बहुसंख्यक जनता का विश्वास प्राप्त करना, क्योंकि मुस्लिम तो साथ थे लेकिन हिंदू विरोध में थे, और राजपूत जैसे ही साथ हुए तो हिंदू भी साथ हो गए, मतलब बहुसंख्यक जनता का संरक्षण प्राप्त करना। अकबर व्यक्तिगत रूप से भी राजपूतों से प्रभावित था, वहाँ की भौगोलिक स्थिति आप समझ ही चुके हो। और तो आप क्या क्या समझे कि दो कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं अकबर की राजपूत नीति। इंट्रो आप समझ ही चुके हो, जिसमें क्या था कि भैया विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए जो है वो उसे विश्वासपात्र लोगों की आवश्यकता थी। 3 तत्व हमने निकाल लिए हैं। सबसे पहला तो राजपूत नीति के तत्व विवाह, युद्ध, अभयदान और संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध। अब कारण क्या थे, तो कारण ये थे कि विशाल भौगोलिक स्थिति, राजपूताना की, राजपूतों का साहसिक चरित्र, अकबर की महत्वाकांक्षा और अमीरों पर उसका विश्वास ना होना। अब इसके परिणाम क्या होते हैं, अब इसके हम जो है वो परिणाम क्या होते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप परिणाम हमेशा किसी भी चीज के 2 बनेंगे, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। मूल्यांकन हमेशा किसी चीज का 2 बनेगा, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। ठीक, तो परिणामों में आप जीवन में याद रखना, कोई भी आपसे पूछे कि आपका परिणाम 12वीं में पास हुआ सकारात्मक, जो बंदा फेल हुआ है उसका नकारात्मक। तो परिणाम हमेशा 2। तो हम इसमें परिणाम देखेंगे तो हम सकारात्मक की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या निकल के आता है कि विशाल भौगोलिक साम्राज्य की स्थापना होती है, बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधि होता है। ठीक, राजपूतों को उच्च पद मिलते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं, सहिष्णुता की भावना उसमें जागृत होती है, क्योंकि वो तिलक लगाना और वो सूर्य के दर्शन करना, बहुत सारी चीजें राजपूतों से ले लेता है ना। तो जिसमें क्या आता है आपका, राजपूतों के लिए नुकसानदायक क्या होता है, भोग विलासी बन जाते हैं। तलवारों पर तिलक लगाने वाली कौम को जो है वो पता नहीं कौन से फेर में ले आता है, और वो थोड़े से शासन में, प्रशासन में, राजाओं में, रानियों में थोड़े से भोग विलासी हो जाते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले तो अफगानों को सत्ता से वंचित कर दिया गया। लोदी वगैरह अफगानों को बुला बुला के लाते थे बार बार, उनका खेल खत्म। साम्राज्य में शांति की स्थापना, छोटे मोटे विद्रोह होते थे लेकिन राजपूत संयम में थे पूरे। धार्मिक एकता की स्थापना, तो मैटर ऐसे है, देखो तुम भूलोगे, मुझे पता है, मैं बताऊं तुम्हें तरीका क्या है कि परिणाम है 2 देखना है, सकारात्मक और नकारात्मक। और किस आधार पर देखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, विदेशी, ये ही मुद्दे हैं। पूरा मेंस इसी में घूमेगा। तो तुम पीछे के पेज में लिख लो, एक तो हमेशा जब भी परिणाम आए तो सकारात्मक, नकारात्मक, और मेंस का हर क्वेश्चन तुम्हें इसी पैटर्न पे देखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, अंतर्राष्ट्रीय। अब सांस्कृतिक आधार पर क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम में समन्वय की भावना स्थापित होती है, क्योंकि ये अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप समन्वय, क्योंकि हिंदू भी मुस्लिम भी विवाह हुए तो उनमें संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। हिंदू मुस्लिम में समन्वय, बहुसंख्यक संख्या का प्रतिनिधि बना, वो मुस्लिमों का था, हिंदुओं का भी बन, ये तो सामाजिक हुए। आर्थिक की अगर हम बात करें तो विश्वास पात्र लोगों की उसे जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हुई। धन से ज्यादा, धन तो ऑब्वियसली बात है, आना जाना ही रहेगा, लेकिन विश्वास पात्र लोग भी एक पूंजी होते हैं। ठीक, और सुरक्षा की सामरिक दृष्टि से देखे तो अफगानों का टेंशन हट गया। नेगेटिव सेंस में जाए तो अब सारे राजपूत जो है वो विलासी हो गए। ठीक, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई, और सांस्कृतिक एकता आप समझ ही चुके हो। राजपूत शासन, दूसरी बात सामरिक में ही राजपूत से राजपूत को लड़ाया तो उसमें भी अकबर का फोर्स बचा। एक राजपूत दूसरे राजपूत को ही हरा सकता था, पर अकबर जो है वो हरा नहीं पाता। तो ये उसके सारी जो है वो आप पैटर्न समझ चुके हो। इस क्वेश्चन को हमने भली भांति रूप से समझ लिया है। अकबर समझ लेते हैं दूसरा, अकबर की सुलह कुल की नीति। तो सुलह कुल, एक सेकंड, सुलह कुल क्या है? सुलह माने तो सुलह, आप और मेरी जो सुलह है, मैं ऐसा करूंगा तुम ऐसा करना, तुम इतने पैसे, सुलह। कुल क्या है? कुल हम सबका, कुल सेंस
सब एक हैं, सब एक ही कुल के हैं। कोई चाचा का लड़का है, कोई ताऊ का लड़का है, कोई बुआ का लड़का है, लेकिन है सब हम एक ही कुल के। और सब में जो सामंजस्य है वो है सुलह कुल। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने वसुदेव कुटुंबकम का नारा सुना है, स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। सर रविन्द्रनाथ टैगोर, वसुदेव कुटुंबकम मतलब इस वसुधा पे, इस धरती पे, इस भूमि पे जितने भी लोग हैं वो सब एक ही कुटुंब के हैं। उसे कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा कुटुंबकम। वसुधा मतलब धरती, उर्वरा, और इस पे रहने वाले सभी लोग एक ही कुटुंब के हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अंग्रेज हो, तालिबानी हो, पुर्तगाली हो, सब हो। वसुदेव कुटुंबकम ये कॉन्सेप्ट आया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अभी थोड़े समय पहले, आजादी के आसपास। वसुदेव कुटुंबकम जब भी आया, जब मतलब भारत में पुनर्जागरण के टाइम, वसुधा पे रहने वाले सभी एक ही कुटुंब के। इसी का जो प्राचीन रूप था वो था सुलह कुल। इस पृथ्वी पे रहने वाले सभी लोग आपस में मिलके रहें, सुलह से रहें, क्योंकि हम सबका कुल एक ही है। कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन सबका कुल क्या है, वो है एक ही है। तो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में सूफियाना से प्रभावित है, सूफी धर्म से थोड़ा सा प्रभावित है, और उसी को जो है वो आगे इसमें बढ़ा दिया गया है। तो हम सुलह कुल की नीति को समझ पाते हैं। आप बताओगे कि ये एक्चुअल में अकबर की, क्या है, एक सेकेंड, तो ये एक्चुअल में अकबर की धार्मिक नीति का पर्याय था, और ये सूफीवाद से प्रभावित था। इसमें सूफियाना का गुण है, सूफीवाद से प्रभावित है। और सुलह कुल का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग, चाहे वे धर्म, जाति, संस्कृति, रंग से भिन्न हो, लेकिन वे सभी एक ही कुल, एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। और हमने इसे जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्द वसुदेव कुटुंबकम से और सरल शब्दों में समझा। तो इसमें अकबर ने जो है वो बस जो है वो सुलह कुल की नीति को अपनाया, सूफी धर्म से स्थापित करके। और एक शब्द चलता है इसमें, सहिष्णुता। सहिष्णुता एथिक्स का शब्द है, बेहतरीन एथिक्स पढ़ेंगे यार, समय नहीं मिल पा रहा है मुझे। 4 मेरे कम से कम पेंडिंग है प्रोग्राम, 4। यहाँ तक अगर कोई ने सुन लिया तो सुन ले क्या क्या है वो। पहला तो मुझे एक अग्नि परीक्षा नामक कॉन्सेप्ट शुरू करना है, जिसमें होगा ये कि जो खास बंदे हैं उनको टाइम टेबल शेड्यूल दिया जाएगा और 3 महीने उनकी दिल से तैयारी कराई जाएगी, आर्या पार वाली। दूसरा, मुझे एक वो शुरू करना, एक बताना है आपको इनाम कितना है आपका, क्योंकि नोट्स जो है वो बहुत प्यारे बना रही हैं कुछ बहनें, और मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें कुछ सहायता या मदद कर पाऊँ। और फिर जो है वो तीसरा बहुत ही बेहतरीन काम, इनिशिएटिव काम, MP मध्य प्रदेश होगा ये कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब पुराने क्वेश्चंस जो भी जितने भी आए हैं वो, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी आ सकते हैं मेंस में, वो मेंस लेवल पर रहेगा। प्री वाले अपने आप उसमें से मटेरियल उठा लेंगे, लेकिन रहेगा मेंस लेवल पे। मेंस ही पढ़ाना है भैया मुझे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन को समझाऊंगा और याद कराऊंगा, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं उनको बताऊंगा, समझाऊंगा और याद कराऊंगा। करेंगे हम, बंदी की जरूरत है, थोड़ा सा जो है वो काम बड़ा है। तो एक ये करना है शुरू, और क्या बचा, और ये लगभग 3 से 4 शेड्यूल दिमाग में आए हुए हैं, बेहतरीन प्लान है, सब कुछ सही देता है तो करेंगे शुरू। तो कहाँ पहुंचे, सुलह कुल पे। इंट्रो आप समझ ही चुके हैं। और सहिष्णुता क्या होती है, एथिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें होता यह है कि स्वयं के विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना। ये एक बृहत कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है वो विचारों के सम्मान की बात है। जिसमें होता क्या है कि न सिर्फ स्वयं के बल्कि विरोधियों के विचारों का भी सम्मान करना, जो आपसे जाति, धर्म, लिंग, उपासना किसी भी आधार पर भिन्न मत रखते हैं, उसके उपरांत भी आप उनके विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, सम्मान करते हैं, और अगर उनके विचारों में तर्क संगतता पाई जाती है तो आप उन्हें अपनाते हैं। तो ये क्या है, आपकी सहिष्णुता। लेकिन जब कॉन्सेप्ट दिमाग कम आया लोगों में, तो उन्होंने सहिष्णुता को उठा के कहाँ पे रख दिया, सिर्फ धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर जब रखा तो फिर इसमें डेफिनेशंस परिवर्तित हुई, और क्या बताया गया है कि भैया अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म की भी इज्जत करना, सम्मान करना, मतलब सहिष्णुता। तो ये तो सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता है। एक्चुअल में तो कॉन्सेप्ट क्या था कि भैया दूसरे की हर प्रकार, जैसे तुम अगर काले हो तो तुम सफेद लोगों का भी उतना ही सम्मान करो, ठीक। तो उस प्रकार का है सहिष्णुता, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये धार्मिक रूप से संकीर्ण हो चुका है। तो अकबर की सहिष्णुता का तात्पर्य ये था भैया, हम बार बार सुनते ही हैं कि अकबर सहिष्णु था। तो कॉन्सेप्ट क्या था, आप लिख लो, अकबर की सहिष्णुता एक गोला बना लो, और गोला बना के जब वो धार्मिक की बात कर रहे हैं तो फिर हम धार्मिक ही समझ लें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, 4-5 प्रकार के संप्रदाय हैं, सबसे उसका मेल मिलाप था। तो यही तात्पर्य है कि वो सहिष्णु था। उसने न सिर्फ स्वयं के धर्म का संरक्षण किया, जबकि साथ साथ उसने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया, बढ़ाने का प्रयास किया और अच्छे काम किए।
हर धर्म के साथ क्या क्या किया, सहिष्णुता तुमने लिख ही लिया, गोला बना ही लिया। अच्छा, तीर कमान सूरज बना दो उसमें। तो हम जैसे बात करें, पहले तो हिंदू की बात करते हैं। हिंदू की बात में आपका वो निकल के आता है कि सबसे पहले तो अकबर का हिंदू धर्म के प्रति जो भी झुकाव था, दो आधार है। एक तो अमरकोट के वीर राजा वीर साल के यहाँ उसका प्रारंभिक जीवन, जिससे वो राजपूतों के प्रति थोड़ा सा समर्पण रखता था या उनसे उसके आत्मीय संबंध थे। धर्म प्रभावित होता है इससे सीधा। दूसरी बात, अकबर ने धार्मिक राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जो भी एक हिंदू धर्म के अनुसार एक धार्मिक प्रथा है। ठीक, तो ये भी उसका धर्म यहाँ से टिका। तीसरी बात, उसने हरकाबाई के कहने पे अपने फतेहपुर सीकरी के महल में इबादत उसकी कृष्ण मंदिर की स्थापना की, ये भी उसका धार्मिक है। तो तीन तो तुम्हारे हिंदू धर्म वाले बने। ठीक, और भी आने वाले हैं, जैसे स्वामी हित हरिवंश हरिदास के संगीत सुनने के लिए मथुरा वृंदावन जाना, ये चार तो उसके हिंदू वाले बने। पांचवा अगर बात करें तो जैसे वह हर एक प्रमुख निर्णय से पहले शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाया करता था। जोधा अकबर में अगर तुमने देखा हो, ऋतिक रोशन जाता है विवाह से पहले, तो वो मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती से भी प्रभावित था। दूसरा बात, वो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की स्थापना करता है। शेख सलीम चिश्ती का कॉन्सेप्ट ये था, वो मानता था अकबर उन्हें, और उन्होंने मतलब अकबर के जहांगीर की तबीयत खराब, हर एक बच्चे की तबीयत खराब होना आती, जहांगीर की तबीयत खराब होती है, अकबर जाता है, हाथ फैलाता है और वो कहता है अगर ये बचेगा नहीं ये और वो, तो शेख सलीम चिश्ती उसे आशीर्वाद दे देते हैं कि चल जा, बच जाएगा तेरा बच्चा। तो वो क्या देता है, बच जाता है उसका। फिर सलीम चिश्ती के नाम पे ही वो सलीम नाम रख देता है उसका। हमने सुना है ना, सलीम अनारकली अकबर, बस उसी सलीम का एक्चुअल नाम है जहांगीर, और शेख सलीम चिश्ती के नाम पे अकबर का नाम, मतलब सलीम चिश्ती के नाम पे सलीम जहांगीर का नाम रखा जाता है। तो वो मुस्लिमों से भी प्रभावित था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इबादत खाने की स्थापना, मुस्लिमों में लिख रहे हो तुम, गोला बनेगा, 10-20 चीजें आ सकती हैं। इबादत खाने की स्थापना, दीन ए इलाही की स्थापना, इलाही संबत की स्थापना। ठीक, दीन ए इलाही पढ़ेंगे, मेंस का क्वेश्चन है, अभी बात करेंगे। इलाही संबत की स्थापना, तो ये होगा हिंदू और मुस्लिम दो चीजें। ठीक, तीसरा हम बात करें तो सिख गुरु बीबी भानी को 200 गांव दान में देता है, जिस पर अर्जुन देव अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं। ठीक, जैन की बात करें तो हरिविजय सूरी, जैन विजय सूरी ये जाते थे। पारसी वगैरह भी हैं, तुमने जो है वो इसमें पढ़ा है तुम्हारी बुक में ही, तो 2-4 बंदे पारसी भी इसके दरबार में थे, जिसमें आपके दस्तूर जी। तो ईसाई पारसी में कौन था, मेहरजी राणा और दस्तूर जी राणा, इन्होंने अकबर को सूर्य नमस्कार इन्हीं से सीखा इसने। हिंदू में देवी एवं पुरुषोत्तम। ठीक, तो ये सारे धर्मों का इसका आप एक मोटा मोटा जो है वो प्रोस्पेक्ट्स आप समझ चुके हैं। तो ये इसकी जो है वो धार्मिक सहिष्णुता के आधार थे, तत्व थे, बिंदु थे कि अकबर की धार्मिक सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं। तो अकबर जो है वो महान धार्मिक सहिष्णु राजशासक हुआ, जिसने न सिर्फ स्वयं के धर्म की बल्कि अन्य धर्मों को भी उसी प्रकार से आबाद करने का, संरक्षित करने का प्रयास किया। इस आधार पर हम समझ सकते हैं, जैसे हरिविजय सूरी की उस पर जाना, सिखों को 200 गांव दान में दे देना, जिसमें अमृतसर की स्थापना होती है। मुस्लिमों में जो है वो तीर्थ यात्रा करके समाप्त करना, जजिया कर को समाप्त करना। ठीक, और जरतुष्ट में मेहर जी इनसे सूर्य नमस्कार, इसके अलावा तिलक लगाने की प्रथा को प्रारंभ करना, सूर्य नमस्कार की प्रथा, झरों का दर्शन हर बार आता था, लोग अमिताभ बच्चन जैसे हाथ हिला के जाया करता था कि देख लो मुझे भैया मैं भी हूँ। दीन इलाही की स्थापना, तो ये उसकी सारी धार्मिक सहिष्णुता के जो है वो। और सुलह कुल तुम समझ ही चुके हो कि वो वसुदेव कुटुंबकम का एक पहला वर्जन है, अपडेटेड पुराना वर्जन है। और उसमें होता क्या था कि वसुधा पे रहने वाले सभी लोग एक ही कुल के हैं, तो आपस में मिलजुल के रहो। तो आप धार्मिक सहिष्णुता भी लगभग समझ चुके हो। अब हम समझ लेते हैं इसकी दहसाला। दहसाला का क्या है भैया, दहसाला इसका एक्चुअल नाम है 10 साला यार 10 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। दहसाला का जो अपडेटेड वर्जन है वह है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और उसी से थोड़ा और अपडेटेड वर्जन है आपका स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। दहसाला में होता यह है कि शेरशाह सूरी की यहाँ पे नौकरी करता था टोडरमल, बेहतरीन अर्थशास्त्री था, और वो पूरी व्यवस्थाओं को जमा देता है, किससे कितना कर लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा। हमने इसी में पढ़ा, ये 79 में मजर दहसाला की स्थापना करने वाला है अकबर। तो होता यह है कि अकबर कहता है उससे कि यार तुम जो है वो उसके यहाँ पे नौकरी कर देते हो, तुम ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जिससे सबका टैक्स भी एकत्रित हो सके, किसी को शोषण भी ना हो, और अपना राजकाज का काम भी चले। तो टोडरमल जाता है खेतों में और वो देखता है, और खेत हरियाली, खेत लहराते हुए खेतों को देखकर वो कहता है कि भैया बताओ, मैं पहले दहसाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन तो
1 मिनट में बनेगा क्वेश्चन, तो तुम घुमाओगे, तुम चक्री कर दोगे उस पेपर को। क्योंकि वो क्या होता है, कभी कभी वो पूछता है समझाइए, कभी वो पूछता है लिखिए, कभी वो पूछता है पॉइंट में बिंदु में। तो तुम पहले कॉन्सेप्ट समझो। जमा तो देंगे हम, मैं पेपर से पहले तुम्हारे 50 टेस्ट लेने वाला हूँ, 50। मैं रुका किस लिए हूँ, मार्केट में पहले टेस्ट आने दो, आने दो सेंस क्या रहेगा, सारी कोचिंग वाले पैसे में टेस्ट लगवाती हैं, थोड़े दिन बाद इनके टेस्ट मार्केट में आ जाएंगे, हम इनके टेस्टों को उठाएंगे, कैप्चर करेंगे, इन टेस्टों को मैं तुम्हें दूंगा, तुम इन प्रश्नों को करोगे, आंसर इनके पूरे मैं समझाऊंगा। इनके जो आंसर रहेंगे पहले तो हम वो देखेंगे ये क्या बताते हैं, फिर दूसरी बात ऑब्वियसली बात है, इनके आंसरों को हम करंट से जोड़ेंगे, पूरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। इससे होगा ये कि एक तो मुझे पेपर बनाने का टेंशन नहीं रहेगा, दूसरी बात तुम्हारी फीस नहीं लगेगी, तुम्हारा पैसा बच जाएगा, और तीसरी बात हम लोग चोरी करना सीखेंगे। चोरी इसलिए यार, ये भी तो चोर है। साम दाम दंड भेद एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, अगर मैं पूरा जो है वो मतलब ऐसे चलता रहा तो होगा क्या कि मेहनत बहुत हो जाएगी और मैं इरिटेट होने लगूंगा और एक समय बाद टूट जाऊंगा। तो हो गया क्या कि जब संसाधन उपलब्ध हैं तो खिलाड़ी वह है जो उन संसाधनों का सदुपयोग कर पाए। ये साले जब 1 लाख 1.5 लाख फीस मांगने में किसी बात से नहीं हिचकिचाते हैं, नहीं डरते हैं, नहीं घबराते हैं, तो इनका 5 रुपए का पेपर अगर मैं तुम्हें दे दूं लाके, काय का इसमें गुण है, अपराध है? फिर भी तुम कमेंट करके बता दो, अगर तुम्हें गलत लगे तो नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया चोर है और चोर के घर से चोरी करना तो ऑब्वियसली बात है। तो क्या है वो टांटिया भील हमारे क्या थे, उनको क्या, रॉबिन हुड बनेंगे हम लोग। तो वो वाले पेपर मैं अपने तरीके के तुम्हें आंसर सेंड करूंगा बनवा के, और यूट्यूब पर सोल्व करवाएंगे, इन सबको परेशान करेंगे। डटो आप, मुझे पता है टेस्ट लेना है, टेस्ट देना है। और देखो टेस्ट की कीमत कब तक थी, जब तक पेपर पहले वाला था 19 वाला, उसमें क्या लिखना ज़्यादा होता था तो प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती थी। अब चलेगी क्वालिटी। अब ये गधे स्टाइल में आप कितना ही लिख दो, मान्यता ही नहीं, भगा देगा वो। क्या चलेगा, जो पूछा है वो बताओ, करंट से चीज़ों को अटैच करो, प्रेजेंटेशन बेहतरीन करो, चित्र अच्छे होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए। पहले क्या चलता था कि घोड़ा गधा खच्चर कुछ भी लिख के आ गए आप, क्यों? क्योंकि समय नहीं था। अब तुम्हारे 200 नंबर का क्वेश्चन, इधर 5 का, उधर 10 शब्द, तो सफिशिएंट टाइम है, इसलिए क्वालिटी का पेपर रहेगा। क्वालिटी कंटेंट की इच्छा होगी, कॉपी चेक करने वाला क्वालिटी मैटर करेगा। राइटिंग खराब रहना, कंटेंट सही नहीं होना, फैक्ट ना हो, भगा दे। तो ये पहले वाले पैटर्न में है अभी तक। अब कुछ बच्चे बेचारे पहले दिन से टेस्ट, अरे तुम पहले भरो, तुम अपने दिमाग में पहले लड्डू बना लो और फिर उस लड्डुओं को हम बांटेंगे, खाएंगे। हमारी तो लड्डू है, कभी भी खा लेंगे। 100% पेपर लिखने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी पेपर दे के बैठा हूँ, मेंस दे के बैठा हूँ, इंटरव्यू दे के बैठा हूँ, 50 जनों से रोज चर्चा करता हूँ इस बारे में। कहाँ पहुंचे, जयसाला। तो लहराते हुए खेतों को देख कर टोडरमल कह देता है कि देख, किसान से कहता है कि तुम्हारी यार हम लगान निश्चित करने वाले हैं। पूछता है कैसे, कि करेंगे हम ऐसे कि तू ये बता मुझे कि आज से लेके और पिछले 10 सालों तक तेरा उत्पादन किस प्रकार रहा। तो किसान कहता है कि देखो, अगर मैं आज 2020 में हूँ तो 19 में मेरे आया था 10 कुंटल गेहूँ, 18 में मेरा आया था 7 कुंटल गेहूँ, 15 में बाढ़ आ गई थी इसलिए एक भी नहीं आया, उससे पहले आग लग गई थी इसलिए एक भी नहीं आया, उससे पहले आता था 15, उससे पहले आता था 13। तो ऐसे करके वो 10 सालों का उसे पूरा हिसाब बता देता है। ये जब्ती वगैरह के अंतर्गत आएगा, ये पूरा हिसाब बता देता है। तो वो कहता है कि देख एक बात सुन मेरी, ये मैंने सारे तेरे 10 सालों का हिसाब ले लिया है। तो मैं जब एवरेज बनाता हूं तो ऐसा लगता है मुझे कि तू हर साल 5 कुंटल गेहूं का हकदार है। किसी टाइम बाढ़, भूकंप, आग के कारण कुछ भी ना निकला, किसी टाइम 10 से नीचे, किसी टाइम 10 से ऊपर। जब मैं पूरा एवरेज बनाता हूं तो तेरा एवरेज आता है 5 10 सालों का। कि ठीक है, तो 5 पे अब मैं तेरा लगाने वाला हूं टैक्स। 5 कुंटल पे तेरा लगेगा टैक्स लगान। कि कितना, कि ये लगेगा 1/3। मतलब 5 का 1/3 कितना आपका, जितना भी आपका निकले 1.5 के आसपास वाला, इतना तुम्हारा हर साल गेहूं का कुंटल लगेगा। या तो नगद दे दो या गेहूं दे दो। यही है देहसाला, यही है स्थायी बंदोबस्त। लगान का निर्धारण उत्पादन के आधार पर किया जाता था, जिसमें पिछले 10 वर्षों के उत्पादन को देखा जाता था और एक निश्चित दर को निकाल के उस पर मतलब एक दर निकलती थी और उस दर के आधार पर 1/3 देहसाला। और वो उसे बोलते थे 9/11। उनने जो उनका जो बनाया था काटने वाला 9/11 और उगाई करने वाला 1/10 देता था। वो उनका अलग डाटा चेंज हो जाएगा और इसमें जो 1/3 ले लेता है। तो ये एक्चुअल में 10 देहसाला थी। भूमि को इन्होंने विभाजित कर दिया था। तो मैं आपको कुछ शब्द बता दूं देख के।
भूराजस्व की अगर बात करें तो दहसाला इसका नाम आया, लेकिन जप्ती से कहा जाता था पहले। वो दो प्रकार की भूमि थी। एक तो प्रथम तो ये थी कि अच्छी भूमि, खराब भूमि और सामान्य भूमि। तो ये तो बकवास बात है, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन एक और बांटी इन्होंने, एक तो उत्पादन के आधार पर बांटी और एक बुआई के आधार पर बांटी। तो चार प्रकार की भूमि का विभाजन आया उत्पादन बुआई में। तो तुम तो सीधा लिखो, अकबर के टाइम पे जो आर्थिक थी दहसाला थी, तुम कॉन्सेप्ट समझ ही चुके हो कि राजा टोडरमल द्वारा दहसाला व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, जिसमें भूमि के पिछले 10 सालों के उत्पादन को देखा जाता था और 1/3 के आधार पर दर निर्धारित कर दिया जाती थी। इसके लिए जप्ती प्रणाली भी कहा जाता है। और शेरशाह सूरी की दहसाला से प्रभावित थी। समय समय पर सुधार हुए। इसके अंतर्गत भूमि को 4 प्रकार की भूमियों में बांटा गया: पोलच, परती, चाचर और बंजर। पोलच, परती, चाचर, बंजर। बंजर तो बंजर है, कुछ नहीं उगता तो उस पर तो कुछ टैक्स लगेगा ही नहीं। 12.5% के लगभग भूमि छोड़ दिया करते थे लोग। तो बंजर तो बंजर है। अब बची क्या? पोलच, परती, चाचर। पोलच ऐसी थी जो नदियों के किनारे थी, उस पर हर साल उगता था अनाज, उनसे टैक्स लिया जाता था। परती ऐसा होता है कि छोड़ देते हैं किसान, एक साल उगाने के बाद में किसी कारणवश छोड़ देते हैं, परती भूमि पड़ी है यार, संसाधनों की कमी, व्यक्ति की कमी, तो परती वो होती है। और चाचर ऐसी थी जो 3 से 4 साल में एक बार खेती देती थी। ये 4 प्रकार की खेती हो जाती है। अब और भी क्या करता है वो, जैसे टोडरमल से काम कराता है, संपूर्ण उत्तर भारत में करोड़ी नामक पद का इजाद कर देता है। करोड़ी का काम ये होता है कि भैया तो उगा, पैसे होगा, मुझे तो 1 करोड़ चाहिए, तो उससे कैसे भी करके। तो वो जाता था और 100 गाँव या 200 गाँव से उगाता था, 33% करके 1 करोड़ जाते थे तो जमा कर देता था। तो इसी को अमल गुजार भी कहते थे। दहसाला व्यवस्था यही है, सब इसमें यही चलता था। 1/3 निर्धारित हो जाती थी। नापने के लिए गजे सिकंदरी की जगह ये क्या किसका गजे इलाही के देता है। इलाही एक्चुअल में अकबर ने बहुत यूज़ किया है, अपन अभी पढ़ने वाले हैं। आपका जो पढ़ेंगे ना हम धार्मिक, इसका इलाही संबत और ये, उसमें हम पढ़ेंगे इस इलाही शब्द को। तो ये जो है वो गजे इलाही कर देता है। और कबूलियत और पट्टा चलता था। पट्टे आज भी किसानों को दिए जाते थे भूमि पर लगातार। अगर आपका कब्जा रहेगा तो आपको पट्टा दे देंगे किसान सरकार की तरफ से। पट्टे की विशेषता ये, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये जिसके मूल नाम पे है उसी के मूल नाम पे रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्मांतर तक। ठीक, पट्टा स्थायी रहता है। तो एक तरह की रजिस्ट्री है, लेकिन इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक, तो कबूलियत और पट्टा इसी को जो है वो कर देता है, ये भी वेरीफाई। तकाबी ऋण दे देते थे पहले के, पैसे ले जाओ उगा लो फिर बाद में दे देना। गल्ला बख्शी करके जो है वो बटाई करके रिकॉर्ड चलते थे, लेकिन औरंगजेब के टाइम थे। तो ये आप समझ चुके हो ओवरऑल दहसाला। दीन इलाही, दीन इलाही वो समझते हैं। और देखते हैं कुछ बचा है तो वो देखेंगे, और मैं सारी किताबों को जल्दी से देख के आपको बता दूंगा। 2 क्वेश्चन तो लिख ही लो फिर भी। एक तो मनसबदारी है, वो भी बहुत काम का है, दीन इलाही। और एक अकबर को हम महान सम्राट क्यों कहें, क्यों अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। ऐसे कौन कौन से गुण थे अकबर में जो उसे एक राष्ट्रीय सम्राट की संज्ञा देने पर विवश करते हैं। अकबर के चारित्रिक गुणों की विशेषता कीजिए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं इलाही संबत। तो होता यह है कि अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णुतु होता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसे लगता है कि यार ये धार्मिक नाम पे जो है मुल्ला मौलवी पंडित हर प्रकार से लोगों का शोषण करते हैं। तो वो खड़ा होकर कह देता है कि भैया 1582 में कि अब हम करने वाले हैं एक नवीन धर्म का उदय, नवीन धर्म की स्थापना, नवीन धर्म को आगे आना। क्या करने वाले हो कि ये एक प्रकार का धार्मिक नियमों का संग्रह है। जो भी सहमत है वो मेरी साइड आ जाए, जो भी विरोधी है अपने अपने धर्मों में मगन रहे, हमें किसी से मतलब नहीं है। तो वो कहते हैं करने क्या वाले हो। तो जो है फैजी, अबुल फजल और उनके पिताजी तीनों बैठ के उसे पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं अकबर को, और अकबर इस बात को मान लेता है और मैदान में आ जाता है। तो कोई तो मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी अकबर ने अपनी तरफ से चाल चल दी है और कह दिया है कि दीन इलाही कर दिया मैंने। दीन इलाही, दीन का तात्पर्य होता है धर्म। हम जब बचपन में थे तो हमसे गांव में नहीं कह देते थे कि अरे वो तो बिना दीन का है, मतलब ऐसे ही चिढ़ा देते थे किसी को। तो दीन का एक्चुअल में क्या अर्थ है? धर्म। और इलाही का अर्थ है अल्लाह। इलाही शब्द आप जब जाओगे वहां पे इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद, तो इलाहाबाद मतलब अल्लाह ने जिसे आबाद किया है। इलाहाबाद का किला भी अकबर ने ही बनवाया है फ्री में। तो दीन इलाही मतलब अल्लाह का दीन। तो अल्लाह क्या चाहता है उस प्रकार के एक धर्म करता है वो स्थापित, और वो कहता है कि आप देखो इसका जो मूल ढांचा है वो तो है एक ईश्वरवाद, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ईश्वर एक ही है। आप ये ना माने कि मुस्लिम ही सबके ऊपर हावी है या हिंदू ही सब, नहीं, हम सबका सत्ता एक ही आधार पर चलता है, और हमने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसको विभाजित कर रखा है। लेकिन सर्वेश्वरवाद या फिर एक ईश्वरवाद, एक ही बात में आप लोग सब मानो। लोगों ने कहा ठीक है, और अकबर ने इसका स्वयं को प्रधान नियुक्त कर दिया। ठीक है, रविवार के दिन दीक्षा देता था, अल्लाहू अकबर बोला जाता था, लोग भी मिलते थे तो अल्लाहू अकबर बोल देते थे,
और जो है वो सब कुछ मतलब ठीक चल रहा था उसका। उसने बोल दिया था कि आप मांसाहार नहीं करोगे। देखो धर्म के नाम पे होता क्या, धर्म के नाम पे किसी को भी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, बिगाड़ा जा सकता है, डराया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे अगर तुमसे बोला जाए कि शिकार मत करो, मंगलवार के दिन जो है वो हमें नॉनवेज नहीं खाना है, क्यों, अरे वो मंगलवार हनुमान जी का वार है, तो आदमी फिर अरे उस दिन शिकार भी नहीं करना है, बचेगा क्या, पर्यावरण बचेगा। हम तो समझ पाते हैं लेकिन वो नहीं समझ पाता था कोई भी उस टाइम। तो इस टाइम भी तो इस आधार पे वो लोगों को सदचरित्र की ओर लाना चाहता था। कॉन्सेप्ट ये था, अल्लाहू अकबर बोलना, इसके बाद में तुम दीक्षित हो चुके हो, अब तुम्हें जो है वो शिकार नहीं करना है, स्त्री पान नहीं करना है, सुरापान नहीं करना है, धार्मिक व्यभिचार से बचना है और लोगों का शोषण नहीं करना है, सब श्वेत वस्त्र धारण करना है। बहुत सारे नीति नियम कानून बताया, तो हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने मना कर दी। मान सिंह टोडरमल ने बोला अरे अरे साहब हमसे ना हो पाएगा साहब, आप तो आप काम से काम रखो, हम हमारे काम से। महेश दास था वो प्रभावित हुआ, उसने बोला हाँ सब ठीक है। वो पहला इसका पुरोहित बन जाता है, अबुल फजल भी काम करवाता है और चल नहीं पाता है, धर्म उसका जो है फेल हो जाता है। लेकिन नियम मैंने आपको बताई दिए हैं, वही श्वेत वस्त्र धारण, रविवार की इच्छा, मांसाहार का निषेध। और ये एक्चुअली आचार संहिता एक नियमों का संग्रह था जिसने अकबर ने लोगों को, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। एक बार किताब का देख लें अगर इसने कुछ दिया हो तो। मैं देख देख के बताता चलता हूँ। मजहर की घोषणा आप समझ चुके थे। मजहर 79 दहसाला के साथ में होता क्या था, अकबर धार्मिक प्रमुख स्वयं को मान लेता है और जो है अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण कर लेता है और धार्मिक गुरुओं के बीच होने वाले मतभेदों को स्वयं सोल्व करने की बात करता है। अगला निकल के आता है दीन इलाही, तो एकेश्वरवाद की बात की गई है इसमें। और अभियान के बाद अकबर की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती है और वह नए धर्म को प्रस्तुत कर देता है। इसमें दीन इलाही वास्तव में आचार संहिता थी और सामाजिक आर्थिक समन्वय की बात थी, कर्मकांड वगैरह नहीं थे। अबुल फजल चलता ही अल्लाहू अकबर नारा है, रविवार के दिन दीक्षा होती थी, मांसाहार वगैरह नहीं करोगे। तुमने पढ़ भी रखा है, मैं बस समझा रहा हूँ तो तुम्हारा काम चल जाएगा। टोडरमल मानसिंह मना कर देते हैं। भू राजस्व तुम समझ ही चुके हो, पोलज प्रति चाचर बंजर दहसाला समझ ही चुके हो और गज इलाही गज से कदली तकाबी गल्ला बख्शी समझ ही चुके हो, दहसाला समझ ही चुके हो, ठीक। और अब आपका हम वो एक कुछ दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो अकबर का मूल्यांकन और अकबर को जो है वो प्रसिद्ध सम्राट क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन बचे हुए हैं। और एक युद्ध विजय भी इसकी बची हुई है, तो युद्ध विजय समझ लो पहले। तो अकबर ने भैया उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण धूम मचाई है हर जगह। तो काबुल माबुल के युद्ध तो देखो हमारे काम के नहीं है, हमारे जो एक्चुअल काम का है वो है आपका एक ये पहला वाला। तो विशाल साम्राज्य की स्थापना, ऑब्वियसली बात जीतना है हारना है। तो इसकी पहली लड़ाई या चढ़ाई होती है मालवा पे 1601। मालवा पे ये पहली बार लड़ाई करता है, चढ़ाई करता है। तो ये खुद तो जाता नहीं है, किसको भेजता है, आदम खान को। आदम खान कौन, महाम अंगा का लड़का। पेटीकोट शासन, पर्दा शासन 60 से 62। उस टाइम महाम अंगा का लड़का आदम खान फुल जोश में और फुल बिगड़ा हुआ लड़का। तो वो आता है और वो जो है वो खराब बंदा था, पिटेगा अभी। बाज बहादुर से लड़ता है, बाज बहादुर को पटक पटक के मारता है और जो है वो उसकी वाइफ रूपमती उसके प्रति दुर्व्यवहार करता है, उसे परेशान करना जो भी है उसको जो है वो क्षुभित करता है। तो रूपमती तो वैसे भी विद्वान थी, वो जो है जौहर कर लेती है और अपने शरीर को, अपने प्राण को त्याग देती है। जौहर करना क्या होता है, राजपूत मतलब स्त्रियां जो है वो स्वयं के सत्व की रक्षा करने के लिए अग्निकुंड में समाहित हो जाती है। तो वो जो है वो जौहर कर लेती है। मान सिंह निर्वासित जीवन जीता है और योजनाएं बनाता है। तो आदम खान के द्वारा मालवा पर अधिकार कर लेना। फिर मान सिंह आता है, वो बाज बहादुर, पुनः आता है बाज बहादुर। बाज बहादुर हमारा वाला, मांडू वाला, मांडवगढ़ वाला, सिटी ऑफ जॉय, खजूर महल, जहाज महल, हिंडोला महल, वो वाला समझ पा रहे हो, एमपी वाला, तुम्हारे पेपर वाला। रूपमती उनका नारदा से दर्शन करती थी वो हर बार, वो रूपमती समझ पाए वो बात कर रहे हैं। तो आदम खान महामंगा का लड़का, अकबर का छोटा भाई, अकबर का रिश्तेदार, पूरी सेना लेके आता है अकबर की, मालवा पर चढ़ाई करता है। बाज बहादुर को पटक पटक के मारता है, वो भाग जाता है। रूपमती को परेशान करता है, वो शरीर में दहा कर लेती है। फिर वहां पे राज करता है, पैसे अकबर को भिजवाता नहीं है। फिर आता है दोबारा कौन, बाज बहादुर, तो उसे पटक पटक के मारता है, हरा देता है। फिर अकबर दूसरी सेना को भेजता है और बाज बहादुर आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। तो कहानी खत्म हो जाती है, ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट इसी को लाइनों में कर दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक होती है गढ़कटंगा की लड़ाई, जिसमें हमारी दुर्गावती, तो दुर्गावती का लड़का है वीर नारायण। दलपत शाह तो जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं, लेकिन वीर नारायण की संरक्षिका बनकर दुर्गावती जो है वो शासन का अपने कार्यों में काम करती है।
वहाँ का हाथी खाना बड़ा फेमस था, विशाल बड़े बड़े हाथी थे और लगभग लगभग 100-150 हाथी थे। बुनकरों की प्रथा थी वहाँ पे, पानी था वहाँ पे, बेहतरीन साम्राज्य विस्तार था। अकबर की बुरी नज़र पड़ती है, कौन आता है? आसफ खां। आदम और आसफ में अंतर कर लेना भैया, आदम गंदा था, खराब था, बुरा था, और आसफ जो था वो भी युद्ध करता था लेकिन वो गंदा नहीं था। आसफ खां दुर्गावती पे आक्रमण करता है, दुर्गावती वीरता पूर्वक लड़ती है, लेकिन वही शौर्य और वीरता की पर्याय रही दुर्गावती जो है वो पराजित होने का भय और स्वयं के शरीर को समाप्त कर लेती हैं। वीर नारायण युद्ध में शहीद हो जाता है, मारा जाता है, और गोंडवाना पे भी अकबर का शासन स्थापित हो जाता है। ये दो हमारे काम के हैं। असीरगढ़ बुरहानपुर तो तुम्हें पता ही है, दक्षिण की कुंजी कहा जाने वाला बुरहानपुर, तो ये असीरगढ़ बुरहानपुर भी करेगा। असीरगढ़ सबसे लास्ट में होता है उसका, जितना भी 1601 कितना है वो तुम देख लेना एक बार, मैं भूल रहा हूँ शायद, जितना भी उसका जो है सबसे लास्ट वाला। गुजरात विजय 74 वाली है, तुम वो समझ ही जाओगे। एक बस्ती है आपकी राणा प्रताप वाली, हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी में क्या था, कॉन्सेप्ट यही था उसका, तो मैं कि आप हमसे लड़ो या आप हमें स्वीकार करो। ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराणा प्रताप, आपको पता हो राणा सांगा बाबर से लड़ेगा, हारेंगे, एक युद्ध होता है विशाल, उनका लड़का होता है फिर राणा ने विष दिया, मीरा ने अमृत पिया, वो वाला कॉन्सेप्ट है ये। मीरा जो है वो इसी काल की है, मीरा भी हमारी। तो मीरा के पति भी जो है वो युद्ध में शहीद होते हैं। उसके बाद में उनका एक लड़का आता है उदय प्रताप, शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन महाराणा प्रताप की वंशज जो है वो है कौन, आपके जो है वो अकबर से लड़ने वाला, मान सिंह से लड़ने वाला बंदा। तो वो देख लेते, एक बार नाम देख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम भी और मैं भी। हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप, ठीक, महाराणा सांगा का ही वंशज था महाराणा प्रताप। तीसरी या दूसरी पीढ़ी थी। मीरा के पति का नाम था भोजराज, वो भी हारेगा मरेगा। उसके बाद में सीरीज चालू होती है और ये महाराणा प्रताप पे हम आ चुके हैं। तो प्रताप और मान सिंह की लड़ाई होती है और जो है आसफ खां तो जो है महाराणा प्रताप और इनकी लड़ाई होती है। मुगलों से राजपूतों की लड़ाई करवा देता है अकबर और विशाल साम्राज्य को जो है वो दबा लेता है। लेकिन ये भी सूरवीर थे और ये हार नहीं मानते हैं अंतिम समय तक। जंगलों में जाते हैं, नीचे सोते हैं, हाथ पे रोटी खाते हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, लेकिन वो पेपर के अकॉर्डिंग काम की नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि हल्दी घाटी के मैदान में अकबर के सेनापति मान सिंह आसफ खां और महाराणा प्रताप के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना की ओर से तो आप नाम समझ ही चुके हो, लेकिन उसकी सेना की ओर से लड़ने वाले बंदे का नाम था एक तो फत्ता सिंह और एक और कोई नाम है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ। एक और कोई नाम था जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, तो जयमल और फत्ता सिंह जो है वो विशाल शौर्य के परिचय देते हैं और अंतिम रूप से शहीद हो जाते हैं। लेकिन अकबर उनकी शौर्यता से प्रभावित होकर उन्हें आगरा के किले के बाहर उनकी अश्वरोहण मूर्तियां बनवाता है। तो अकबर ने क्या है इसमें जिहाद का नारा भी दिया आपका मेवाड़ चित्तौड़ विजय में, ठीक। और हल्दी घाटी का कॉन्सेप्ट वही है पूरा मेवाड़ चित्तौड़ वाला, उसमें वो उसका भी नारा देता है आपका जिहाद का और कैसे ना कैसे कत्लेआम मचा देता है। तो ये वो गलत करता है और हल्दी घाटी एक निर्णायक युद्ध होता है। उससे पहले अकबर जाके बहुत धूम मचाता है, वहाँ पे बंदे शहीद हो जाते हैं, फिर महाराणा प्रताप उससे लड़ते हैं और हल्दी घाटी के युद्ध में जो है वो वाली स्थिति पूरी निर्मित होती है। अकबर की धार्मिक नीति आप समझ ही चुके हैं, इबादत खाना आप समझ ही चुके हैं, पूजा पाठ का स्थल था, सबको स्वीकार करता था, मजार आप हो ही गया, भूला जिस हो ही चुका है। तो जो है वो इसके बाद में अब हम क्या देख सकते हैं, तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाए, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाए। तो ये देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ अकबर के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन सबके लिए है। अकबर को या फिर अशोक को या फिर शिवाजी को या फिर हर बंदे को हम राष्ट्रीय कैसे बोल सकते हैं। तो राष्ट्रीय बोलने का तात्पर्य ये है भैया, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के साथ साथ इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से बहुसंख्यक समाज को प्रसन्न रखने का प्रयास किया और देश की एकता अखंडता को स्थापित करने का काम किया। तो हर वो शासन जिसने एकता अखंडता को बनाए रखा, विशाल साम्राज्य का स्थापित किया हर क्षेत्र में, स्वर्ण युग, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सब में। अब धार्मिक अगर हम बात करें तो सहिष्णुता का पर्याय कहे जाने वाला सारी चीज़ें गोला मोला बना के लिख लेना यार, तुम मेहनत करना थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो क्या लेक्चर देता हूँ, लेकिन इसको पुरोने वाली स्थिति तुम्हारी है। अब यही लेक्चर जब बोर्ड पे होंगे, डिजिटल बोर्ड हो, बेहतरीन सा लैपटॉप हो, सारी चीज़ें उस पर हो, तो क्या होगा कि मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप भी करूँगा, पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, बोलूँगा। लेकिन अभी तो क्या है, ये हवा में है सारी चीज़ें, और जो इनको समझ के अगर नोट्स बना रहा है पार है भैया वो। और
यहाँ तक जाने वाला ही बंदा, मुझे तो 1 घंटे से लगभग हम बोल रहे हैं, यहाँ तक अगर कोई आ गया ओब्वियसली बात वो फतेह कर जाएगा। उड़ जाएंगे इससे पहले, उड़ ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई आ पाएगा। अच्छा, जो भी यहाँ तक आए वो अपना नाम कमेंट में करे, अपना नाम कमेंट में लिख दे कि सर जो है वो मैंने इतना वीडियो देखा और मुझे बेहतरीन मजा आया। तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहे भैया? तो इसलिए कहेंगे हम उससे सहिष्णुता का परिचय। स्वयं इस्लामिक संस्कृति को मानने वाले अकबर ने हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई सबके साथ समन्वय का स्थापित किया। ठीक। दूसरी बात, विशाल साम्राज्य, काबुल कंधार से जो है आपका गुजरात, इधर आपका बंगाल, जो है विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति, जिससे न सिर्फ राजपूत बल्कि बहुसंख्यक जनता उसका प्रतिनिधित्व हासिल कर पाई। ठीक। राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। सुलह कुल की नीति, जिसमें अकबर ने जो है वो मतलब सबको एक ही कुल का माना और सबके सम्मान सबके आदर की बात की। ठीक। न्याय एवं, ठीक, तो 4-5 लाइनें बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है लगभग सारे क्वेश्चंस के साथ हम न्याय कर पाए हैं, और हो सकता है कुछ बचा हो, लेकिन मैं क्या देखूँ मैं, तो मैं हो सकता है कुछ बचा हो, लेकिन भैया अब लगभग मैं भूल चुका हूँ कि कुछ बचा भी हो तो, और हो सकता है कुछ बचा हो, लेकिन मुझे अब याद नहीं है कि कुछ बचा है। तुम लोग कमेंट कर देना अगर कुछ बचा है, तो अपन उसको फिर देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, ये हमारा लेक्चर था अकबर का, लगभग हम 1 से 1.5 घंटे इस पर बात कर चुके हैं, और नए इनिशिएटिव आने वाले हैं। और टेस्ट के चक्कर में मत पड़ो, टेस्ट मुझे लगवाना है, लेकिन बस बात यही है, मार्केट में टेस्ट आएंगे, उनमें से टेस्ट उठाएंगे और हम करेंगे। उन्हें भी लगे कि यार कोई बंदा मार्केट में आया है नया, मैं मेहनत करूं, और फिर जो है वो मेहनत के चक्कर में मुझे लड़का रखना पड़ेगा, लड़के के चक्कर में मुझे पैसे मांगने पड़ेंगे। पैसे मैं मांगना नहीं चाहता। तुम छोटे प्यारे मासूम सुकुमार तुमसे पैसे मांगे भैया, मेरे तो जो है वो इतना मुझसे होना पाएगा। और ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करने का पूरा प्लान है, शायद सब कुछ सही रहता है तो मंडे से, सोमवार से ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो संपर्क करें जिसको ऑफलाइन पढ़ना है गुना में। तो लेक्चर समाप्त है। होमवर्क जो है वो आज का बचा हुआ है, पहले इसको देख ले, समझ ले और रिवीजन कर ले। यहाँ तक 2 दिन का बचा है, सल्तनत समाप्त करके और आधुनिक भारत पे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।